ठीक है जी। So, good evening, all of you. Let's start with the current affairs part today. So, this is today's newspaper, 29th of December 2025. Let's have a look at the important current events. Then we will move on to the legal part. Okay. So, let us have a look at the important current events first. So, Election Commission relaxes order summoning Bengal voters. ठीक है, ये इतनी important news नहीं है हमारे लिए, but just to give you a context, if you people have not seen my video on Rajendra Law Academy YouTube channel, so you can visit the channel today itself and you will find the lecture on special intensive revision. ठीक है, किसके ऊपर मिलेगा? Special intensive revision. Just to give you a broader idea, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? सो एज यू नो दैट इलेक्शन कमीशन जो है हमारी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन द कंट्री। तो हमारी इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाती है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। द आर्टिकल इज 324। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं साथ साथ। इलेक्शन कमीशन के लिए जो हमारा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन सा है? 324। ठीक है, 324। देन राइट टू वोट का जो राइट हमारा मिलता है, राइट टू वोट करने का जो हमारा हक है, वो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी है, राइट टू वोट, एंड वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एंश्राइंड है, राइट टू वोट। समझ में आया? राइट टू वोट को हम कोर्ट्स की, अगर कोर्ट्स की इंटरप्रिटेशन देखें सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको एक स्टैट्यूटरी राइट माना गया है। ठीक है, राइट टू वोट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं माना गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि राइट टू वोट, चार ऑप्शन दिए होंगे, इज अ फंडामेंटल राइट, सेकंड ऑप्शन इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, थर्ड ऑप्शन इट इज अ लीगल राइट, और इट इज अ स्टैट्यूटरी राइट, और फोर्थ ऑप्शन कोई और भी दे देंगे। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि फंडामेंटल राइट तो नहीं है ये, क्योंकि राइट टू वोट फंडामेंटल राइट इसलिए नहीं है क्योंकि ये पार्ट 3 के अंदर नहीं आता। पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हमारे क्या है? फंडामेंटल राइट्स। तो ये राइट टू वोट जो है हमारा कहाँ आ रहा है? आर्टिकल 326 के अंदर आ रहा है। तो ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, क्योंकि ये पार्ट 3 के अंदर, आपको पता ही है फंडामेंटल राइट्स हमने स्टार्ट किए थे। तो आर्टिकल 12 से लेके कहाँ तक आता है? 35 तक। वो फ्रेंड नहीं आया आप आज? कोई एक फ्रेंड था ना आपका? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 12 से लेके 35 तक समझ में आया? तो यहाँ तक तो नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो है ना? ये बताइए, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो है ना? तो एक बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा तो है, बट हमारा एक लॉ है जिसको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें एक सेक्शन है हमारा, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द सेक्शन राइट नाउ, बट इट इज अ स्टेट्यूटरी राइट, और यू कैन से इट इज अ लीगल राइट। राइट टू वोट इज अ लीगल राइट। ठीक है, अब मैं बोल रहा था आपको कि इलेक्शन कमीशन इज अ बॉडी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। सो इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करवाएगी? एक इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर किया जाएगा। इलेक्टोरल रोल में जो वोटर्स होते हैं उनका नेम होता है कि दीज आर द एलिजिबल वोटर्स, जिनकी एज 18 या 18 से ऊपर है, वो एलिजिबल वोटर्स हैं, उनका नेम इलेक्टोरल रोल के अंदर होगा। बोलो यस और नो? बट इलेक्टोरल रोल्स को जो है वो रिफाइन करना पड़ता है। द रीजन बीइंग, ठीक है, डेथ हो जाती है कई इलेक्टर्स की, ठीक है, वोटर्स की, कई माइग्रेट करके दूसरी स्टेट्स में चले जाते हैं, वो अपना रेजिडेंस चेंज कर लेते हैं। तो इलेक्टोरल रोल्स को जो है हमें अपडेट करना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। उसको अपग्रेड करने की पावर इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन को ये पावर जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से ही मिलती है, जिसमें उसके पास वेरियस मेथड्स हैं टू अपग्रेड द इलेक्टोरल रोल्स। उसमें से वन ऑफ द वेज SIR। एक तरीका कौन सा है बताइए फटाफट से? SIR, इसका फुल पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है, तो वो कह रहे हैं हम रिवाइज करके जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनको अपडेट करेंगे। ये सबसे पहले जो है बिहार के अंदर किया गया अभी। ठीक है, बिहार के अंदर इलेक्शंस आए तो उससे पहले किया गया, अब ये पूरे नेशन में किया जा रहा है, पूरी हमारी जो कंट्री है उसमें किया जा रहा है। अभी फर्स्ट फेज के अंदर 12 स्टेट्स में किया जा रहा है ये। तो सबसे पहले बिहार में हुआ, उसके बिहार के बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पूरी कंट्री में करेंगे, पूरे इंडिया में करेंगे। फर्स्ट फेज के अंदर 12 स्टेट्स कवर कर रहे हैं और यूटीज हैं कुछ, उसको कवर कर रहे हैं। अब इसमें इशू ये आया कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसमें
जो वोटर्स लिस्ट पुरानी भी तो बनी होगी, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं हम। पुरानी वाली एक रेफरेंस डेट को लेकर हम नए नए इलेक्ट जो दोबारा से हम रिवीजन कर रहे हैं, दोबारा से जाके घर घर जाके घर घर जाके उनको हम देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कितने इलेक्टर्स हैं आपके घर में, कौन कौन, जैसे एक सेंसस की तरह होता है वैसे जाके वो पूछ रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आई कि बिहार के अंदर जब ये SIR अनाउंस की गई तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि एक फॉर्म फिल करना था लोगों को। तो फॉर्म फिल करके, अगर उन्होंने फॉर्म फिल किया और उसके अंदर 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी थी, 11 डॉक्यूमेंट्स की अगर आप सबमिट करोगे तो जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि आप यहाँ के रहने वाले हो और आप सिटीजन हो। क्योंकि देखो, इंडिया में हो सकता है फॉरेनर भी रह रहे हो सकता है कि कोई वीजा पे आया और उसका वीजा एक्सपायर हो गया, वो यहीं पे रह रहा है, इलीगल माइग्रेंट बन गया वो। हो सकता है कि वो फॉरेनर हो, क्योंकि जो वीजा पे आया, क्योंकि इंडिया में सारे सिटीजन तो नहीं रह रहे हैं, आउटसाइडर्स भी हैं, इलीगल रिफ्यूजीज, इलीगल माइग्रेंट्स कह लो या रिफ्यूजीज कह लो, वो भी तो रह रहे हैं। तो इन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट निकाली थी, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दो तो हम आपको इलेक्टोरल रोल के अंदर मेंशन करेंगे। उसमें बहुत ह्यू एंड क्राई ये हुआ कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे, उनमें से सारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें से आधार कार्ड नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे, और जो बाकी वोटर कार्ड भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे। वोटर कार्ड तो इलेक्शन कमीशन ही देती है। तो वो डॉक्यूमेंट कौन से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अपने 10th का सर्टिफिकेट लेके आओ, अपना पुराना अपने मदर फादर का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। तो आप बिहार में देखिए कि तो पीपल देयर आर नॉट सो एजुकेटेड, ठीक है, लिटरेसी रेट आप देख रहे हैं, तो हर किसी के पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, बट आधार कार्ड तो सबके पास होता है कि नहीं। उन्होंने आधार लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि आधार जो है डुप्लीकेट बन सकता है। ह्यू एंड क्राई हुआ कि सर इट विल लीड टू मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। क्या हो जाएगा? मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, कि जो वोट करने का राइट है, कई लोगों का नाम अब नए इलेक्टोरल रोल्स में अंदर इंक्लूड नहीं होगा। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट, ठीक है, ठीक है, एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है राइट टू वोट। बोलो यस और नो, समझ में आता है कि नहीं? राइट टू वोट। तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है कि उनका वोट करने का राइट क्या हो जाएगा? छीन जाएगा, क्योंकि उनका नाम इलेक्टोरल रोल के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। तो जब वोट करने जाएंगे वो बोलेंगे तुम्हारा नाम तो उसके अंदर है ही नहीं, तो तुम वोट नहीं कर सकते। तो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स जो वो मांग रहे हैं, अपने माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ, अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स लेके आओ, इतने पुराने, और सारे जो हैं उनके पास प्रॉपर्टी हो ये जरूरी भी नहीं है। इससे लोगों का राइट टू वोट जो है वो जा रहा था, और ह्यू एंड कराया हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशंस डली, सुप्रीम कोर्ट ने फिर इलेक्शन कमीशन को बोला कि यू हैव टू एक्सेप्ट आधार। ठीक है, आपको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? आधार कार्ड एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आधार कार्ड एक्सेप्ट कर लिया बाद में इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। बट स्टिल वहां पर जो है काफी लोगों को जो है नेम जो है उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया था, जिन जो अपना आधार भी नहीं प्रूव कर पाए, और जिनको ये नहीं कोई भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं थे। अब पॉइंट ये है कि मैंने आपको बोला कि पूरी कंट्री के अंदर अब हो रही है हमारी, क्या हो रही है? SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसमें से वेस्ट बंगाल में भी हो रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस आने ही वाले हैं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर जब इन्होंने SIR की है, तो SIR देखो 2002 में इलेक्टोरल रोल्स बने थे वहां पर, अब उन्होंने SIR करवाई है ना जब, तो वहां पर ऑलमोस्ट आई थिंक 32 lakhs, 52 lakhs लोग जो हैं उनका नेम इलेक्टोरल रोल्स के अंदर नहीं आया, मोर देन 50 lakhs, ठीक है। उनमें से 32 lakhs वो लोग हैं जो अनमैप्ड पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? अनमैप्ड। एक तो होते हैं डी वोटर्स, ठीक है, उनको बोलते हैं डी वोटर्स, ठीक है, डी वोटर्स, ये डी वोटर्स हैं। एक होते हैं अनमैप्ड, ठीक है। डी वोटर्स वो होते हैं, डी वोटर्स वो होते हैं, डी मतलब डाउटफुल, डी मतलब डाउटफुल। डाउटफुल है जी, ये इंडिया के रहने वाले हैं या फॉरेनर्स हैं या बांग्लादेश से आके यहाँ बस गए थे। तो जो डाउटफुल वोटर्स होते हैं, फिर उनको वो डी वोटर्स डिक्लेयर करने के बाद हमारे पास एक फॉरेनर ट्रिब्यूनल है। क्या है ट्रिब्यूनल? मतलब एक कोर्ट की तरह एक बॉडी होती है ट्रिब्यूनल, क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है। तो डी वोटर्स को कहते हैं कि भाई आप तो वोटर लिस्ट में नहीं आ रहे, क्योंकि आप जो हैं आप इंडिया के सिटीजन नहीं है, क्योंकि वोट करने का राइट तो सिर्फ सिटीजन को होता है ना। तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं है। अब आप प्रूव करिए कि आप इंडिया के सिटीजन हैं। अब आप प्रूव करिए। वो कैसे प्रूव करेगा? वो बोलेगा भाई अपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लेके आ, अपने दादा परदादा के लेके आ, अपने मम्मा पापा के लेके आ, कुछ लेके आ जिससे ये प्रूव हो कि आप इंडिया के क्या हो? सिटीजन हो। तो अब उसको प्रूव करने के लिए फॉरेन ट्रिब्यूनल्स जो है वहां पर केस चलता है, और वो अपना साबित करते हैं कि हम यहाँ के सिटीजन हैं। अगर वो नहीं साबित कर पाते तो वो डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है उनको, और डिटेंशन सेंटर के बाद उनको एक्सपाट्रिएट मतलब उनको वापस भेज दिया जाता है, जिन कंट्री से ये कि आप बांग्लादेश से आए तो बांग्लादेश में वापस भेज दिया जाता है। तो वो डी वोटर्स होते हैं, जिनको क्या डिक्लेयर करते हैं? डाउटफुल वोटर्स। मेरा काम यहाँ पर फॉरेन ट्रिब्यूनल पढ़ाना नहीं है, मेरा काम ये पढ़ाना है कि न्यूज में ये क्यों आया है। तो 32 lakhs जो लोग हैं वो अनमैप्ड पाए गए हैं। अनमैप्ड का मतलब है कि 2002 में जो इलेक्टोरल रोल बनाए गए थे
उनमें इनका नाम ही नहीं है। तो मतलब जब अभी जब लेटेस्ट इन्होंने बनाई है इलेक्टोरल रोल्स, उसके अंदर कई लोगों का नाम आया, उन्होंने देखा भाई तू 2002 में तो था नहीं, 2002 में तो तेरा नाम था नहीं, तो जिनका नाम नहीं है 2002 में वो सारे लोग क्या हैं, अनमैप्ड इलेक्टर्स। अनमैप्ड मतलब ये तो पहले थे ही नहीं, अब आए हैं। अब इसके जेन्युइन रीजन भी हो सकते हैं, हो सकता है कि पहले कोई बंदा 18 साल से कम का हो, अब 18 साल का हो गया हो, तो वो अनमैप्ड में तो आएगा, बट क्योंकि वो 18 साल का हो गया तो उसका नेम आ गया है उसके अंदर। हो सकता है कि पहले किसी का रेजिडेंस कहीं और हो, कहीं वेस्ट बंगाल में ना रहता हो, कहीं महाराष्ट्र में रहता हो, वेस्ट बंगाल में आके रहने लग गया, तो उसका नाम फर्स्ट टाइम ही आएगा, बोलो यस और नो। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ना तो जिन जो अभी 18 साल के हुए हैं, ठीक है, वो उनकी एज अभी भी 50 ईयर्स ही है, मान लो सपोज करो, और ना ही किसी और स्टेट से आए, तो फिर वो कौन है, फिर वो कौन है, अनमैप्ड वाले कौन होंगे फिर वो? कोई तो होगा, इलीगल माइग्रेंट होगा या रिफ्यूजी का कोई होगा, तो उनको एक्सक्लूड किया गया और उनको हियरिंग दी गई है। ऐसा नहीं कि उनको एक्सक्लूड कर गया कि भाई तुम तो है नहीं, तुम जाओ, अब तुम्हें वोटिंग का राइट नहीं देंगे और तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। उनको हियरिंग का मौका दिया जा रहा है कि आप प्रूव कर दो, आप प्रूव कर दो कि आप इंडिया के सिटीजन हो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, कुछ प्लान है, ठीक है, पहले आप नहीं थे, हो सकता है कि वोट ही ना करता हो, ही इज द लीस्ट इंटरेस्टेड पर्सन कि मुझे वोट ही नहीं करनी है, तो ये इसलिए न्यूज में चल रहा है। समझ में आ गई बात? जल्दी से बताइए फटाफट से। इज दैट क्लियर टू यू? नो, बोलो बोलो, हो गया क्लियर? चलिए आगे। ये तो बहुत सिंपल सी है, बट मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, ऑलमोस्ट 1 आवर का लेक्चर है, क्लास के अंदर ही करवाया था। गो एंड विजिट SIR, ठीक है, राजेंद्र लॉ अकेडमी पे जाइए, SIR जो लेक्चर मैंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार के अंदर, उसमें आपको पूरा लीगल बैकग्राउंड पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा सेक्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का इन्वॉल्व है, क्यों है, कहाँ से पावर आती है, केस लॉज भी मैंने करवाए हैं, ठीक है। मूविंग अहेड, तो ये न्यूज तो सिंपल सी है आज की। देन ये आपको पता है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है इनका? पाकिस्तान प्रेसिडेंट का नाम क्या है? आसिफ अली जरदारी, ठीक है। इनकी जो वाइफ थी बेनजीर भुट्टो, उनको असैसिनेट किया गया था पाकिस्तान के अंदर, उनकी असैसिनेशन भी हुई थी 1980s 90s में हुई थी। तो 18th ईयर्स ऑफ असैसिनेशन वहां पर उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं इनकी वाइफ को। तो ये कह रहे हैं जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो मुझे पाकिस्तान की आर्मी ने बोला था कि बंकर में छुप जाइए। कहाँ जाके छुप जाइए? बंकर में छुप जाइए। तो ये हमारी इतनी कोई काम की न्यूज़ नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के अंदर आप देखोगे अनरेस्ट क्राइसिस चल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, और इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। बांग्लादेश के अंदर अवामी लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या नाम है? अवामी लीग। अवामी लीग एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी जो लीडर थी उसका नाम था शेख हसीना। क्या नाम था उसका? शेख हसीना। शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। अब प्राइम मिनिस्टर थी, उसका रूल काफी देर से चलता आ रहा है। एक वहां पर पार्टी है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, BNP, ठीक है, क्या नाम है उसका? BNP, ठीक है। एक है अवामी लीग। ये जो अवामी लीग है ना, इसने बांग्लादेश जब लिबरेट हुआ था, अगर आपको याद होगा, ठीक है, 19 कब हुआ था? 1972 में, 1972 के अराउंड, ठीक है, हाँ 1971 72 वही। तो इंडिया की आर्मी ने मदद कर की थी, है ना, याद है कि नहीं याद? नहीं याद? इंडिया ने मदद की थी, और पाकिस्तान का जो है ये पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, है ना, बांग्लादेश को पहले क्या बोलते थे? ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, क्योंकि वो पाकिस्तान वाले लोग इन बांग्लादेशीज को एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते थे, और कहते थे ये सेकंड क्लास मतलब सिटीजन है, ये पक्के मुसलमान नहीं है, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी, इनके ऊपर एट्रोसिटीज भी होती थी, और यहाँ से वो बस रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करते थे। मेन तो वेस्ट पाकिस्तान के अंदर ही सारी डेवलपमेंट होती थी। इन्होंने बोला कि नहीं, हम उर्दू नहीं, उन्होंने उर्दू यहाँ पर इम्पोज करने की कोशिश की, उन्होंने बोला हम उर्दू नहीं बोलेंगे, हमारी बंगाली है, हम बंगाली बोलेंगे, हमारा अपना कल्चर है, एथनिसिटी है। तो ऐसे करते करते अनरेस्ट हुआ, तो उन्होंने बोला हमें आज़ादी चाहिए। तो जब आज़ादी चाहिए थी तो अवामी लीग के जो लोग थे उस टाइम पे, उन्होंने आज़ादी की मांग करी, और उसके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था उनका? शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उनको बोला जाता है बांग्ला बंधु। क्या बोलते हैं उनको? और फादर ऑफ बांग्लादेश भी वही है, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बांग्ला बंधु भी बोलते हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, क्वेश्चन भी आया था कि शेख मुजीबुर रहमान जिनको बांग्ला बंधु बोलते हैं वो कौन है? तो वो शेख हसीना के पापा हैं। शेख हसीना के पापा, शेख हसीना के पापा शेख मुजीबुर रहमान बांग्ला बंधु उनको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। कैपिटल ढाका, करेंसी टाका, ठीक है। कैपिटल किस क्या है उसकी? ढाका, और करेंसी कौन सी है? टाका। समझ आई? अब उन्होंने बोला हमें आजादी चाहिए। इंडिया ने
हेल्प करी और इंडिया को, क्योंकि देखो इंडिया नहीं चाहता था कि पाकिस्तान दो इधर भी बैठा हो, इधर भी बैठा हो, दोनों साइड पे बैठा हो और ऊपर चाइना हॉस्टाइल बैठा हुआ है कि नहीं, चारों तरफ से हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं हो जाएगा। तो वो इंडिया चाहता था कि बांग्लादेश जो है वो अलग से बना दिया जाए, और वो बांग्लादेश जो है इंडिया उसको हेल्प कर रहा है, तो ऑब्वियसली बांग्लादेश प्रो इंडिया ही रहेगा। ठीक है, तो उन्होंने इंडिया ने हेल्प करी, और जो ये थे मुक्ति वाहिनी, क्या नाम उसका, मुक्ति वाहिनी, वहां के लोगों को हथियार की ट्रेनिंग दी हमारी आर्मी ने ऑपरेट करा, उनको भी बोला कि तुम अपने लिए लड़ो। और उस जो ग्रुप ऑफ पीपल था जो लड़ने के लिए तैयार थे अपनी आजादी के लिए, उनको क्या बोला गया, मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी बोला गया उसको। मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग इंडिया की आर्मी ने दी थी। ठीक है, मुक्ति वाहिनी। ठीक है, और उधर से पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट किया था। कौन सा किया था ऑपरेशन सर्च लाइट? पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट किया था, जिसके ऊपर जितने भी यहाँ पर एजुकेटेड स्कॉलर्स थे कि जो आजादी की मांग कर रहे थे, उनको जेल में डाला गया उठा के, और काफी लोगों को मारा गया। ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान ने किया था। ठीक है, और अब ना एक वो है, कुछ लोग थे जिनको रजाकर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? रजाकर्स। क्या बोलते थे? रजाकर्स। रजाकर्स बोलते थे। कुछ लोग थे उनको क्या बोलते थे प्यारे बच्चों, बताना जरा। रजाकर्स। रजाकर्स पता कौन थे? रजाकर कह रहे थे कि पाकिस्तान का ही राज होना चाहिए। तो ये पाकिस्तान की औलादें, मतलब उनके फेवर के लोग थे ये रजाकर्स। इनको क्या बोलते थे? हाँ जी, बांग्लादेशी ही थे, और कह रहे थे कि राज किसका रहना चाहिए? पाकिस्तान के, हमें कोई आजादी नहीं चाहिए। तो ये रजाकर्स किसकी हेल्प कर रहे थे? पाकिस्तान की हेल्प कर रहे थे। तो इनको रजाकर्स बोलते थे। जो जिनको हमारी आर्मी सपोर्ट करी थी और जो आजादी चाहते थे, उनको मुक्ति वाहिनी। ठीक है, मुक्ति वाहिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। मुक्ति वाहिनी, रजाकर। ठीक है, ऑपरेशन सर्चलाइट पाकिस्तान ने किया था। और ये बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और अवामी लीग फोर फ्रंट पे थी, शेख मुजीबुर रहमान फोर फ्रंट पे थे। अल्टीमेटली इंडियन आर्मी की हेल्प से पाकिस्तान ने बहुत बड़ी आर्मी पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था। ठीक है, सरेंडर किया था, और फिर बांग्लादेश का जो है बर्थ हुआ और बांग्लादेश बना। ठीक है, बांग्लादेश बन गया। सुनते सुनते रहो कहानी। बांग्लादेश बन गया, बांग्लादेश बन गया। अब ये बांग्लादेश में क्राइसिस क्या है? पिछले साल वहां की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, और अवामी लीग बहुत डोमिनेट है वहां पर। क्योंकि अवामी लीग का देखो आप हिस्ट्री देखो आजादी में, और ये वो तो ऑब्वियसली जैसे कांग्रेस नहीं है, तो वैसे ही बहुत डोमिनेट रहेगी वो। तो शेख हसीना ना, थोड़ा सा आप कह लो कि आयरन रूल किया उसने। क्या किया उसने? आयरन रूल। कि उसके जो ओपोनेंट्स थे उसको जेल में डलवा दिया, उनको फांसियां डलवा दी, कि उसके ऑपोजिशन में मेरे कोई खड़ा ना हो। थोड़ा सा उसका आयरन रूल रहा है। और उसने मिलिट्री का और सॉरी ये पुलिस का मिसयूज करके, अपनी पावर का मिसयूज करके अपने ओपोनेंट्स को साइड लाइन करवाया और लगवाया साइड पे। आयरन रूल उसने किया, बट वो प्रो इंडिया है। ठीक है, शेख हसीना क्या है? प्रो इंडिया है। ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वाले खालेदा जिया, इसकी हेड कौन सी थी? खालेदा जिया। इसका बेटा अब आया हुआ है बांग्लादेश में, जिसका नाम है तारिक रहमान। ठीक है, वो लंदन में था, एग्जाइल में था, अब वो वापस आ गया है। वो क्यों आया वापस, मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको बोला उसका आयरन रूल रहा है, टायरेनिकल थोड़ी सी वो रही है, ऑल्दो डेमोक्रेसी शो करी है उन्होंने। बट वहां पर जब भी इलेक्शंस होते थे वो कहते थे कि इन्होंने अपने ओपोनेंट्स को तो जेलों में डलवाया हुआ है, आयरन रूल से मतलब ये जीतती है, इलेक्शन जीत जाती है। चलो एनी हाउ, लास्ट ईयर क्या हुआ, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ना, सुनते रहो कहानी। वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में, बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन थी। वो ये बोला गया था कि जो फ्रीडम फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स मतलब मुक्ति वाहिनी जो थे, इनके आगे बच्चे यही होंगे ना, फ्रीडम फाइटर्स तो उनके लिए कौन है? यही है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि सरकारी नौकरियों में इनको रिजर्वेशन देंगे। क्या देंगे इनको? हम रिजर्वेशन देंगे सरकारी नौकरियों में। अब ये जब से बांग्लादेश आजाद हुआ तब से चलता आ रहा था। अब वहां के लोगों ने पिछले साल, लास्ट ईयर, ये प्रोटेस्ट की डिमांड करी कि ये रिजर्वेशन हटाई जाए, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी वाला बच्चा, नॉर्मल बच्चा, रिजर्वेशन करके उनको तो वैसे ही सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही, तो इसको हटाया जाए। अब रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, इतने साल तो हो गए आजादी को, अब उनके बच्चे के बच्चे, आगे बच्चे, उनको रिजर्वेशन देने की क्या मतलब है आपको? ये प्रोटेस्ट पहले भी हुए थे, तब भी दबा दिए गए थे, इट वॉज क्रश्ड। एंड फिर लास्ट ईयर भी हुए। जब लास्ट ईयर ये प्रोटेस्ट हुए, तो शेख हसीना से एक गलती हो गई। उससे गलती ये हो गई, शी डेल्ट विद आयरन हैंड। She dealt, she suppressed the protest. She suppressed the dissent with the help of police, and police started doing this लाठी चार्ज। even police started firing also. पुलिस ने फायरिंग करी प्रोटेस्टर्स के ऊपर। जब प्रोटेस्टर्स के ऊपर फायरिंग हुई, वो रिजेंटमेंट, वो रोष, वो आक्रोश इतना फैल गया कि एक रेवोल्यूशन हुआ और लोग सड़कों पे आ गए, और लोगों ने
शेख हसीना जहां पर रहती वहां आग लगा दी, मिलिट्री ने बोला कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई सिचुएशन, अब यहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड अल्टीमेटली शेख हसीना शी फ्लड बांग्लादेश, वो बांग्लादेश छोड़ के भाग गई, ठीक है। और उसकी बेटी भी है सामिया वाजेद, ठीक है, क्या नाम है उसका, शेख हसीना की बेटी का नाम सामिया वाजेद। वो आई थिंक शी इज नाउ प्रेजेंटली वो हेड बनी थी उसकी ये WHO की रीजनल रीजनल साउथ एशिया की साउथ एशिया रीजनल हेड बनी है WHO की, सामिया वाजेद, ठीक है। चेक करना घर पे जाके, सामिया वाजेद किसकी बेटी है, शेख हसीना की। रिसेंटली वो WHO के रीजनल जो एक तो ना WHO और उसके रीजनल ऑफिसेज भी जो हैं जैसे साउथ एशिया का, वहाँ की वो हेड बनी थी सामिया वाजेद। इंडिया में आई थी, इंडिया में G20 हो रहा था, तो सारे वो जितनी बड़ी कंट्रीज थी उनकी सपोर्ट लेने भी आई थी। चलो एनी हाउ, तो शी फ्लड इंडिया और बांग्लादेश, एंड शी इज करंटली इन इंडिया। कहाँ है वो, इंडिया में है भाग के, ठीक है। कहाँ भाग के आ गई है, इंडिया में। इंडिया में सुरक्षा मिलेगी, नहीं तो उसको जिंदा चला देते वहां पर, ठीक है। रिफ्यूजी स्टेट ऑफ इंडिया, प्रो इंडिया थी वो, तो अब तो इंडिया तो उसको प्रो इंडिया मतलब इंडिया के फेवर में टिल्टेड थी, चाइना के फेवर में नहीं थी वो, इंडिया के फेवर ही करती थी हर जगह। प्रो इंडिया का मतलब होता है कि इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है। जैसे अभी आप देखोगे मॉलदीव्स के अंदर, ठीक है, मोहम्मद म्यूजू आया ना, प्रेसिडेंट कौन सा आया है, मोहम्मद म्यूजू, तो वो प्रो चाइना है, क्या है वो इंडिया को, इंडिया के फोर्सेस वहां थी मॉलदीव में, समझ निकलो बाहर यहाँ से। इंडिया की फोर्सेस वहां पर, जो वहां पर हमारे एयरफोर्स स्टेशन जो भी बने थे वहां पर, उन्होंने बोला यहाँ से बाहर निकलो, यहाँ पर हम आपकी फोर्सेस यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब वो थोड़ा सा सुधर गए मोहम्मद मिजू, ठीक है, अब वो थोड़ा सा इंडिया की तरफ टिल्ट हो रहे हैं, वो न्यूट्रल हो रहे हैं अब, कहने का मतलब। तो अभी एक्सरसाइज तो चलो हो ही रही है, समझ में आया। तो वो फ्ली करके इंडिया में है। अब ये सारी कहानी ठीक है, यहाँ तक हुआ, कंट्रोल हुआ सारा मैटर, कंट्रोल हो गया। वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, क्या बनाई गई वहां पर, इंटरिम गवर्नमेंट भी। इलेक्शन करवाएंगे हम, इलेक्शन करवा के जो लोग जो सरकार को चुनेंगे वो सरकार डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग चलाई जाएगी। बट अभी केओस है, अभी केओस है, अभी क्राइसिस चल रहे हैं, तो पहले माहौल सेटल होने दो, इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। और इंटरिम गवर्नमेंट के हेड पता कौन बने, मोहम्मद यूनुस। कौन बने, मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस एक नोबेल पीस प्राइज विनर है, ठीक है, नोबेल पीस प्राइज है हाँ शायद नोबेल पीस प्राइज ही मिला है ना। मोहम्मद यूनुस जो है वो शेख हसीना जो है वो उनको अच्छा नहीं समझती थी, उनको उन्होंने जेल भी करवा दी थी मोहम्मद यूनुस को, इसलिए वो फ्ली करके कहाँ भागे थे, लंदन। तो अब जब चली गई शेख हसीना तो मोहम्मद यूनुस को लंदन से बुलाया गया। उनका बहुत बड़ा योगदान बांग्लादेश में ये है कि उन्होंने बैंकिंग सेक्टर के लिए, माइक्रो क्रेडिट के लिए, माइक्रो क्रेडिट समझते हो आप, जो आम लोग, जो आम जनता, जो हाउस होल्ड हेल्प, फार्मर्स, लेबरर्स, उनके पास उनके पास बैंकिंग एक्सेस कहाँ है, बैंकिंग एक्सेस नहीं है, तो वो अपना काम कुछ नहीं, तो माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो बैंक्स क्या ओपन किए उन्होंने, माइक्रो बैंक्स की जाके आम आदमी भी बैंक, क्योंकि मनी लेंडर से फिर, मनी लेंडर से आप पैसा लेंगे तो वो कितना ज्यादा एक्सॉर्बिडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा, समझ में आ रही है बात या नहीं, तो वो लगाएगा। तो इसलिए उनको, मोहम्मद यूनुस को ये नोबेल पीस प्राइज मिला था, या नोबेल प्राइज मिला था, पीस प्राइज मिला था, ये नॉट श्योर, बट नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। पीस, क्योंकि नोबेल प्राइजेस भी तो अलग अलग मिलते हैं ना, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, नोबेल प्राइज इन, है ना, लिटरेचर में भी मिलता है, और ये आपका फिजिक्स में भी मिलता है, हर एक में मिलता है। तो वो तो आप मोहम्मद यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट के कौन है, हेड हैं। समझ में आया, इतनी कहानी तो समझ में आ गई है। अब ये क्या चल रहा है, इंडिया रिफ्यूट्स बांग्लादेश चार्जेस ऑन हादीज किलर्स, मैं बताता हूँ ये क्या चल रहा है। अब वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट का रूल चल रहा है, वहां पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो खालिदा जिया है, उसका बेटा जो है, कौन है उसका, तारिक रहमान, वो लंदन से आ गया, और वो माना जा रहा है कि वो इलेक्शन लड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर, अब इलेक्शन आने वाले हैं। तो इसमें एक बंदा था जिसका नाम था शरीफ ओस्मान हादी, क्या नाम था उसका, शरीफ ओस्मान हादी। जब ये रेवोल्यूशन हुआ था ना शेख हसीना के खिलाफ, ये बंदा फोर फ्रंट पे था और लोगों को बोला था कि अपने हक लो, अपने हक लो, और इसने आगे लीड किया था, ठीक है। अब इलेक्शंस आने वाले थे, तो ये इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट भी करना था इसने। दो लोग मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने इसको असैसिनेट कर दिया, इसको गोली मार दी, ठीक है, जब ये लोगों को पब्लिक स्पीच दे रहा था, समझ में आई, गोली मार दी। जब गोली मारी तो वो दो लोग जो असैसिनेट जिन्होंने किया, बाइकर्स, वो भागे। अब वो बांग्लादेश की पुलिस उनको पकड़ रही है, मतलब ढूंढ रही है, और उनका ये कहना है कि हादी के किलर्स इंडिया में है। कहाँ है हादी के किलर्स, इंडिया में भाग गए हैं, इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गए हैं, और इंडिया उनको शेल्टर दे रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और अब वहां का जो माहौल है, ये कभी भी प्रो चाइना नहीं, ये प्रो इंडिया नहीं था। अवामी लीग प्रो इंडिया थी और ये प्रो इंडिया नहीं था, और ये इंडिया के विरोध में है अभी भी। और आप देखिए वहां पर एक हिंदू को जो भी ये मॉब लिंचिंग की गई है,
दीपू चंद्र दास। हालांकि वो मॉब लिंचिंग क्यों की गई है, तो उसने बोला, जब वहां पर ऐसा माहौल चला तो उसने बोला हर किसी को अपने धर्म को मानने की आजादी होनी चाहिए। तो उसको ब्लास्फेमी के एलिगेशन लगाए। कौन से लगाए? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी होता है कि किसी के धर्म के खिलाफ आप उनके रहबर, उनके जो पैगंबर हैं उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे, उनके धर्म के खिलाफ ठीक है बोलेंगे, तो वो ब्लास्फेमी माना जाता है, ब्लास्फेमस। ठीक है, स्पीकिंग और डूइंग समथिंग अगेंस्ट समवन्स रिलीजन, बोलना नहीं, बट बेसिकली जैसे उनके किसी बुक को जो है ये, जो जैसे कुरान शरीफ है, और इनको उनको कुछ मतलब स्कैरिलेज करना, उसकी बेअदबी करना, ये प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ऐसे कुछ बोल देना, उसको ब्लास्फेमी बोलते हैं। तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी के एलिगेशन लगाए गए कि इसने इस्लाम के अगेंस्ट बोला है एंड ऑल दैट। उस भीड़ ने मॉब लिंचिंग कर दी, मार दिया, मार के पेड़ पे लटका दिया। ठीक है, लटका के उसको जिंदा तो नहीं, मतलब मरा हुआ था, उसको आग लगा दी वहां पर। ठीक है, तो ये सिविलाइज सोसाइटी जो है ऐसा नहीं सिविलाइज सोसाइटी ऐसा मॉब लिंचिंग करके, ऐसा अगर किसी ने क्राइम किया तो रूल ऑफ लॉ प्रॉपर फॉलो होना चाहिए ना। आप कौन होते हो कि उसको सजा दे दोगे और उसको जिंदा जला दोगे? ऐसे तो किसी को भी कोई कर को मार दे, चाहे उसने वो किया ही ना हो। समझ में आई बात? तो ये भी चल रहा था, क्राइसिस चल रहे थे। तो ये जो है ना, वहां की प्रेजेंट सिचुएशन जो है वो इंडिया के अगेंस्ट ही है। इंडिया के अगेंस्ट वहां नारे भी लगते हैं कि इंडिया जो है बांग्लादेश के इंटरेस्ट के खिलाफ ही होता है। शेख हसीना को उसने पनाह दे रखी है इंडिया ने। अब हादी के किलर्स भी इंडिया भाग गए हैं। इंडिया उसको रिफ्यूट कर रहा है। इंडिया कहता है हमारे यहाँ नहीं है। आपके पास कोई एविडेंस है हमारे यहाँ पर? ठीक है, कोई एविडेंस नहीं है। और अब ये कहानी है, तो ये पूरी कहानी चल रही है वहां पर, जो कि आज की प्रेजेंट सिचुएशन है। समझ में आ गई? वहाँ इलेक्शन आने वाले हैं अब, और इलेक्शन में अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने बोला कि अवामी लीग को हम पार्टिसिपेट करने नहीं देंगे। जबकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिया ये कह रही हैं कि भाई आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाइए और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन लड़ने का राइट होना चाहिए। और ये प्रेजेंट सिचुएशन है। इंडिया रिफ्यूट्स बांग्लादेशी चार्जेस ऑन हादी किलर्स। आगे बात समझ? ठीक है, चलें आगे। इसमें तो ज्यादा कोई कहानी नहीं थी, आगे चलते हैं। आगे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट कहानी तो यहाँ पर है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, म्यांमार बिगिंस फर्स्ट इलेक्शन सिंस टेक ओवर बाय द मिलिट्री। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से सुनते जाइए, ये बिल्कुल ऐसे कहानी की तरह सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा ना। अब आपको जब भी कोई बांग्लादेश की न्यूज आएगी, मैं नहीं रिपीट करूंगा। आप बांग्लादेश के ऊपर जब भी अब नेक्स्ट कोई भी चीज आ रही, मैंने आपको उसके प्रेजेंट सिचुएशन पे ले आया हूं मैं, कि कहाँ से शुरू हुआ था। देखो मैंने आजादी से शुरू करवाया और प्रेजेंट सिचुएशन पे हम आ गए हैं। एसआईआर के बारे में भी बताया, वो बाकी आप जाके लेक्चर देख लेना। म्यांमार के बारे में बताता हूँ, म्यांमार का क्या सिस्टम चल रहा है। म्यांमार के अंदर इलेक्शन आने वाले हैं, बट द पॉइंट इज म्यांमार में भी कुछ ऐसी सी सिचुएशन है। म्यांमार हमारा इंडिया का क्या है, नेबर है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, चार स्टेट्स के साथ। ये तो क्वेश्चन भी आता है कि विच फोर इंडियन स्टेट्स हैव अ बॉर्डर विद म्यांमार, म्यांमार के साथ बॉर्डर। कभी देखा आपने म्यांमार का मैप? दिखाऊं आपको? तो आप यहाँ देख सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला? ये भी इतना अच्छा नहीं है। ये ठीक है। इंडिया की, इंडिया की न्यूज़ शो कर रही है। चलो यहाँ से देख लो आप प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना ये आपको, ये वाला मैप? ये दिख रहा है क्या? ओपन करो इसको पूरा। है, लो, पूरा ओपन तो नहीं हो रहा ये, पूरा ओपन नहीं हो रहा। चलो यहीं पे देख लो आप। तो ये इंडिया है ना हमारा, बीच में बांग्लादेश देख रहे हो आप? क्या हो गया? व्यू इमेज, थैंक यू जिया। व्यू इमेज, ये देखो, ये है हमारा। तो ये तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश को देखो दोनों तरफ से कवर किया है इंडिया ने। इधर से हमारा वेस्ट बंगाल लगता है, इधर से हमारा नॉर्थ ईस्ट। पता है आपको इंडिया का सबसे बिग लैंड बॉर्डर सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के साथ लगता है? लोग सोचते हैं चाइना के साथ, क्योंकि ऊपर देखो चाइना ना, ये
देखो ये चाइना चाइना चाइना, लोगों को लगता है इतना बड़ा चाइना का बॉर्डर, नहीं, सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ लगता है हमारा, बांग्लादेश, क्योंकि वो इस साइड से भी कवर इंडिया से है और इस साइड से भी कवर इंडिया से ही है। और इधर अगर आप देखेंगे तो ये है आपका म्यांमार, जिसको पहले बर्मा बोलते थे, क्या बोलते थे इसको, बर्मा बोलते थे। इसकी कैपिटल का नाम क्या है, नेपीतो, क्या है इसका नाम, नेपीतो, नेपीतो, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी सिटी कौन सी है बताइए, रंगून, कौन सी है, आपने कभी बॉलीवुड गानों में सुना होगा रंगून, ये वो कुछ सुना होगा, यंगून बोलते हैं इसको आज, पहले रंगून बोलते थे। तो ये है, ठीक है। अब आप देखिए कि ये चाइना के साथ भी इसका ऊपर बॉर्डर लग रहा है और इंडिया के साथ नॉर्थ ईस्ट का लग रहा है ना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाला। और यहाँ पर पता कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ठीक है, 4 स्टेट्स ही लगती हैं। आपको ये याद रखना है, 1600 कुछ किलोमीटर का बॉर्डर है, 1600 कुछ किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर आप कहोगे तो मैं बता देता हूँ, नहीं, मैं बताता हूँ आपको, बॉर्डर आप लिखिए प्यारे बच्चों, बॉर्डर लगता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर है म्यांमार के साथ। हाँ जी, हाँ जी। और ये भी लिख लीजिए कि आशियान कंट्रीज पता है आपको, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, एशियन बोलो या आशियान बोलो, एशियन बोलो, ठीक है, ASEAN, ठीक है, ASEAN, उसकी फुल फॉर्म लिखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हाँ जी, नहीं नहीं, मैंने कब बोला इंडिया पार्ट है, मैंने नहीं बोला, ठीक है, मैं अभी, एसोसिएशन मतलब ग्रुप, ठीक है, और ग्रुप ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है आशियान या एशियन, ठीक है, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है, अगर आप देखोगे तो ये बांग्लादेश है, ये भूटान, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या है, म्यांमार, म्यांमार इज अ पार्ट ऑफ आशियान। आशियान में 10 कंट्रीज आती है, कितनी आती हैं, 10 कंट्रीज। अब आप देखो इसमें रट्टा क्या मारना है, आपको पता है एशिया, ठीक है, एशिया एक कॉन्टिनेंट हम बोलते हैं, कॉन्टिनेंट एशिया। हमारा इंडिया कहाँ आता है, साउथ एशिया में, कहाँ आता है, साउथ एशिया में। साउथ एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये सारे कहाँ आ रहे हैं, साउथ एशिया में। अब हम बात करें साउथ ईस्ट, कहाँ, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो फिर हम साउथ की तरफ भी आ गए, नीचे की आ गए, और हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं। वेस्ट की तरफ तो हमारा यूरोप आएगा, अफ्रीका आएगा, इधर की तरफ जाएंगे ना, तो हम साउथ ईस्ट, उनकी एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, आशियान कंट्रीज, 10 कंट्रीज हैं अगर आप देखोगे, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, सिंगापुर, और ये आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है, और ये आपका न्यू गिनिया, 1 2 3, तिमोर लेस्टे भी होगा, 3, ये टोटल 10 है, ठीक है, टोटल कितनी है, 10 है। कभी आशियान पढ़ेंगे हम देखेंगे। मेरा सिर्फ इसको दिखाने का पर्पज ये है कि आप देखोगे पूरी आशियान की 10 कंट्रीज में से सिर्फ एक ही ऐसी आशियान कंट्री है जिसके साथ इंडिया का बॉर्डर लगता है, वो कौन सी है, म्यांमार, ठीक है। तो ओनली वन आशियन कंट्री शेयर्स बाउंड्री विद इंडिया एंड दैट कंट्री इज म्यांमार, ठीक है, वो म्यांमार है। ऑल्दो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, म्यांमार को आशियान से सस्पेंड किया हुआ है, प्रेजेंटली म्यांमार को क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। उसका रीजन अभी आपको पता चलेगा कि क्यों सस्पेंड किया हुआ है, म्यांमार को आशियान ग्रुपिंग से क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, वो अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों किया हुआ है। चलिए, यहाँ पर हमने देख लिया चाइना, लगता है यहाँ पर आप देख लिए चाइना बीच में पक्का अपना इंटरफेरेंस करेगा ही करेगा, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब पहले तो मैं आपको थोड़ी सी ब्रॉडर कहानी बताता हूँ। कहानी ये है कि 1948 में म्यांमार को, बर्मा को आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। हमें 1947 में मिली, इसको कब मिली है, 1948 में, 1948 में आज़ादी मिली, 1948 में मिली। तो यहाँ पर ना 1962 में, 1962 में मिलिट्री रूल आ गया, उन्होंने बोला कोई डेमोक्रेसी नहीं, आर्मी रूल करेगी, आर्मी, ठीक है, जब आर्मी रूल करती है उसको बोलते हैं कूप, क्या बोलते हैं उसको, क्या हो गया, कूप, कूप हो गया, मिलिट्री रूल मतलब मिलिट्री ने पावर टेक ओवर कर ली और सिविलियन गवर्नमेंट को साइडलाइन कर दिया कि हम यहाँ पर चलाएंगे।
मिलिट्री रूल प्यारे बच्चों 1962 से लेकर 2011 तक चला है। इतना लंबा मिलिट्री रूल, नो डेमोक्रेसी, नो इलेक्शंस, ओनली मिलिट्री रूल। और मिलिट्री रूल आपको बताइए कि एक मिलिट्री चला रही है तो जो हेड होगा मतलब वो ऑथोरिटारियन होगा, तानाशाह होगा, अपने रूल्स, कोई भी ओपोनेंट्स आएंगे भाई, जिसको पावर की लत लग जाती है वो किसी को चाहता नहीं कि मेरे हाथ से पावर जाए, है ना। 2011 तक यही चला। 2011 में जाके मिलिट्री ने थोड़ा सा रिलैक्स किया। उन्होंने बोला कि नहीं, चेंजेस करो, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर, यूएन का प्रेशर, दूसरी कंट्रीज का प्रेशर, उन्होंने बोला हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम आपके ऊपर? सैंक्शंस लगा देंगे हम आपके ऊपर। और कोई भी कंट्री आपके साथ ट्रेड नहीं करेगी, इकोनॉमी जब नीचे जाएगी तो भूखे मरेंगे, तो फिर क्या करेंगे? समझ में आई बात? तो फिर उन्होंने बोला सैंक्शंस लगाएंगे। तो 2011 में जब रिलैक्स करना स्टार्ट किया उन्होंने, फाइनली 2015 में वहां पर इलेक्शंस हुए। क्या हुए वहां पर 2015 में? इलेक्शंस। और वहां पर एक पार्टी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एनएलडी। क्या बोलते हैं वहां पर? एनएलडी। एनएलडी। वहां पर एक पार्टी है जिसका नाम है एनएलडी। एनएलडी। एनएलडी, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या नाम है उसका? नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी। इनकी हेड का नाम क्या है? इनकी हेड का नाम है ओंग ओंग सैंग टू की। ठीक है, यहाँ देख लो, ओंग सैंग सू की। ठीक है, एनएलडी की हेड जो थी ओंग सैंग सू की, ये 1989 से म्यांमार में ना प्रोटेस्ट कर रही थी फॉर डेमोक्रेसी की। म्यांमार में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इनको जेल में डाल के रखा मिलिट्री वालों ने। इनको कभी मतलब वो कोई नहीं चाहता कि मिलिट्री रूल चला जाए, और वो मिलिट्री जो जनरल थे वो अपने हाथ से पावर खोना नहीं चाहते थे। बट शी प्रोटेस्टेड फॉर डेमोक्रेसी इन म्यांमार एंड शी वाज डिटेन्ड इन द प्रिजन फ्रॉम सिंस 1989। से लेके कितने साल ये जेल में रही, ओंग सैंग सू की। फाइनली 2011 में जब थोड़ा सा ये चेंज होना स्टार्ट हुआ माहौल, 2015 में जब इलेक्शन हुए म्यांमार के अंदर, तो इनकी पार्टी जीत गई। लोग 80% 90% लोगों ने बोला हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और इनको जिता दिया। इनको जिता दिया। तो डेमोक्रेसी 5 साल जो रही वहां पर। 5 साल के बाद 2020 में फिर इलेक्शन आने थे। बोलो यस और नो? इलेक्शन आने थे 2020 में। 2020 में जब इलेक्शन आने थे, तो फिर इलेक्शन हुए जब, तो ये फिर जीत गई। और ये फिर जीत गई। और इस बार ये क्या करने जा रहे थे, ओंग सैंग सू की, ये म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा बदलाव करने लगे थे। क्योंकि जो जर्नल्स थे, जो इतने सालों से राज कर रहे थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि अगर इलेक्शन होंगे भी ना, तो उसमें से 25% सीट्स सिर्फ नॉमिनेटेड बंदे बैठेंगे, और वो सिर्फ मिलिट्री नॉमिनेट करेगी। समझ में आ गई बात या नहीं? एक होता है कि इलेक्शन होके बंदे हैं, जैसे हमारी लोकसभा में 550 मेंबर्स हैं, 550 के इलेक्शन होके आते हैं ना, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है ना वो। उन्होंने वहां पर मिलिट्री जो रूलर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला हुआ था कि 25% सीट्स वो रिजर्व्ड हैं, उन पे कोई इलेक्शन नहीं होगा, उन पे वो लोग बैठेंगे जो मिलिट्री बोलेगी आगे। नॉन नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन है? नॉमिनेटेड। पता क्यों? क्योंकि 25% वो होंगे, तो जो सी मर्जी सरकार शुरू आ जाए, इनका होल्ड अभी भी क्या रहेगा? बना रहेगा। जब 2020 में ये दोबारा जीत गए, तो ऐसा बातें होने लगी कि ऑन्ग सैंग सू की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने जा रही है। क्या करने जा रही है? अमेंड करने जा रही है। और ये जो रिजर्वेशन वाली 25% वाली ये चीज हटाने जा रही है। जब उन्होंने ऐसा सोचा, जैसे ही 2020 में इलेक्शन में ये जीती, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। दोबारा कूप हो गया 2020-21 में, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया और कूप कर लिया, और बोला कि ये जो इलेक्शन थे ये रिग्ड थे, झूठे थे, नकली वोटें डली हैं, और इनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगा दिए फॉल्स, और इनको जेल में डाल दिया। 1989 से लेके कितने साल जेल में रही, और अब 33 साल की जेल की सजा इनको डल गई, 33 इयर्स की। 2020 से ये अभी भी जेल में ही है, और इनकी एज बहुत ज्यादा ही है, अभी ये 80s में आई है अपने, है ना। तो अब ये अभी तक बाहर नहीं आई है, 6-7 साल। आप देखो 2025 हो गया, 5 साल में तो ये जेल में ही है। मिलिट्री ने दोबारा टेक ओवर कर लिया इन द ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कि वहां पर क्या है जी, इन्होंने रिग्ड करे हैं इलेक्शंस, करप्शन के चार्जेस लगाए, और इनको दोबारा जेल में डाल दिया। जब इनको दोबारा जेल में डाला और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया और कूप कर लिया, तो भाई अब जो ये लोग जीत के आए थे ना, देखो इलेक्शन तो हुए थे, लोग जीत के आए थे, इन्होंने मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया, उन्होंने बोला कि कोई डेमोक्रेसी नहीं, मिलिट्री रूल। तो जो लोग जीत के आए थे, 15,000 लोग जो सपोर्टर्स थे, उनको भी जेल में डाल दिया मिलिट्री ने, उनको भी जेल में डाल दिया। और जो पार्लियामेंटेरियन जीत के आए थे, उन्होंने वो छुप गए, क्योंकि मिलिट्री रूल आई, उन्होंने बोला हम भी जेल में जाएंगे, तो वो छुप गए। और उन्होंने, ठीक है, अंडरग्राउंड एक गवर्नमेंट बनाई जिसको बोलते हैं नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? NUG। ठीक है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। उन्होंने अंडरग्राउंड गवर्नमेंट बनाई, सरेआम तो चला नहीं सकते क्योंकि मिलिट्री रूल है, तो छुप के
एनयूजी बनाई और वहां पर रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, वहां पर रिबेलियन हुआ और वहां पर क्राइसिस स्टार्ट हो गए म्यांमार में। लोग सड़कों पे उतर आए और लोगों ने हथियारबंद लड़ाई स्टार्ट कर दी। कौन सी हथियारबंद लड़ाई? रिवोल्ट हो गया। एक होता है पीसफुल प्रोटेस्ट। मिलिट्री कहती कोई भी हम सबको क्रश कर देंगे, सबको जेल में डालेंगे। तो अब लोग गुरिल्ला वॉरफेयर करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर जंगलों में लड़के जैसे वो लड़ने नहीं आते ऐसे, मतलब गुरिल्ला वॉरफेयर, हथियारबंद लड़ाई। ये अंडरग्राउंड हो गए, ये लोग भी लड़ाई करने, अब लड़ाई, अब वहां पर कंफ्लिक्ट चल रहा है वहां की मिलिट्री के बीच में और वहां के रिबेलियंस जो रेवोल्यूशन करें कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। और बहुत तगड़ी क्राइसिस 2021 से चल रहे हैं। अभी तक मिलिट्री उन लोगों को अभी तक प्रोटेस्ट या ये जो रेवोल्यूशन, ये जो आम आम प्रोटेस्ट है ये जिसको हम कहते हैं, तो इसको सप्रेस नहीं कर पाई अभी तक मिलिट्री। सिर्फ 20% एरिया मिलिट्री के कंट्रोल में, 80% वो जो है रिबेल्स हैं उनके कंट्रोल में है। और ये मिलिट्री को ओवरथ्रो कर पाएंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मिलिट्री के पास सारी फायर पावर्स हैं, टैंक्स हैं, सब कुछ है। ठीक है, वहां की मिलिट्री को जुंता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? JUNTA। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? जुंता। ठीक है, या फिर बोलते हैं तात्मादो। तात्मादो। ठीक है, TATMADAW। ठीक है, तात्मादो भी बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? जुंता। ठीक है, जुंता रूल बोलते हैं। भाई म्यांमार में क्या चल रहा है? जुंता रूल। क्या चल रहा है? जुंता रूल चल रहा है। अब 20% एरिया सिर्फ मिलिट्री के कंट्रोल में, वहां के लोग हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 साल हो गए अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं। म्यांमार को सारी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया कि भाई डेमोक्रेसी आएगी। सैंक्शंस लगा दी म्यांमार के ऊपर। आसियान ने म्यांमार को सस्पेंड कर दिया। क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। अब समझ में आया क्यों सस्पेंड किया आसियान ने? सस्पेंड कर दिया और आसियान के जितने भी समिट्स हुए हैं उनमें म्यांमार पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है। और म्यांमार की तरफ से सेक्रेटरी लेवल का पर्सन आता है, बट पॉलिटिकल लेवल ये जो जर्नल्स हैं इनको पार्टिसिपेट करना नहीं दिया जा रहा क्योंकि उनके ऊपर प्रोहिबिशंस हैं। और आसियान कंट्रीज ने 5 पॉइंट कंसेंसस प्लान निकाला था। क्या निकाला था? 5 पॉइंट FPC। क्या निकाला था? सॉरी एफ नहीं, 5PC। 5 पॉइंट कंसेंसस प्लान। 5 पॉइंट्स उन्होंने निकाले थे। उन्होंने बोला कि वायलेंस बंद करो, ऑंग सैंग सू की को बाहर निकालो, पीसफुल तरीके से आप डायलॉग करो और पीसफुल तरीके से जो भी है इसका ट्रांजिशन डेमोक्रेसी की तरफ होना चाहिए। जुंता ने इस 5 पॉइंट कंसेंसस प्लान को मानने से मना कर दिया। आसियान ने बोला कि हम आपको सस्पेंड ही रहोगे, वी विल नॉट मेक यू पार्टिसिपेट इन द आसियान समिट्स। हम समिट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। प्रेजेंटली आसियान की जो प्रेसिडेंसी है या चेयर है वो मलेशिया के पास है। किसके पास है? आनी म्यांमार के पास ही, क्योंकि वो रोटेट होती है हर साल। क्या होती है वो? रोटेट होती है हर साल, चेंज होता है। तो आनी म्यांमार के पास ही, क्योंकि म्यांमार सस्पेंडेड है, तो किसके पास आई है? मलेशिया। मलेशिया का जो प्रेसिडेंट है उसका क्या नाम है? अनवर इब्राहिम। क्या नाम है उसका? अनवर इब्राहिम। ठीक है, जल्दी से समझ में आ रहा है या नहीं? जल्दी से बताओ फटाफट से। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी, काफी सारी कंट्रीज ने कंडेम किया म्यांमार के जो ये जुंता को। 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने म्यांमार को रिकॉग्नाइज किया है, और मैं बोलूँ 3 ही है। एक तो रशिया, रशिया सपोर्ट करता है जुंता की। और अब चाइना आ गया है। कौन आ गया अब? चाइना की आंख म्यांमार के क्रिटिकल मिनरल्स, जो लिथियम, कोबाल्ट और जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके ऊपर है। ठीक है, समझ में आई किसके ऊपर है? तो वो किसको सपोर्ट करता है? जुंता रूल को। मिलिट्री को सपोर्ट करेगा वो। 2 तो हो गई, रशिया और चाइना। एक और है, पता कौन है? इंडिया। कौन है? इंडिया। इंडिया सपोर्ट करता है। किसको सपोर्ट करता है? सपोर्ट, नॉट डायरेक्ट सपोर्ट, बट इंडिया अपोज नहीं करता मिलिट्री रूल को, जुंता को अपोज नहीं करता। बताओ क्यों? इंडिया बहुत टाइट रोप वॉक समझो आप? जब 2 लोगों के बीच में चुनना हो तो टाइट रोप वॉक, ना इधर बैलेंस बना के चलना पड़ता है। टाइट रोप वॉक है, न्यूट्रल मतलब रहना। तो यूनाइटेड नेशन के अंदर म्यांमार के अगेंस्ट जितने रेजोल्यूशन आए, इंडिया ने वोट ही नहीं करी, एब्सटेन किया इंडिया ने। जो कंट्री उसके सपोर्ट में वोट कर रही है मतलब वो कंडेम कर रही है। जो उसके अगेंस्ट वोट कर रही है मतलब वो मिलिट्री को सपोर्ट कर रही है। बोलो, जो उसके अपोज वोट कर रही है, तो अपोज तो रशिया और चाइना ने ही किया होगा। और उसके फेवर में रेजोल्यूशन, जो म्यांमार के अगेंस्ट रेजोल्यूशन आ रहा है, तो उसको सपोर्ट करने वाली, रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज ऑब्वियसली वो म्यांमार के अगेंस्ट है। जो जुंता रूल है वहां पर, वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी आनी चाहिए यहाँ पर। इंडिया कह रहा है न्यूट्रल, ना वोट करूँ कुछ नहीं, इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। अब आपको मैं रीजन बताता हूँ क्यों। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर किसके साथ लग रहा है? म्यांमार। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा है। क्या है? इंसर्जेंसी क्या है? बहुत ज्यादा। इंसर्जेंसी मतलब हथियारबंद लड़ाई। वहां के लोग, जो नागालैंड वाले वहां पर लोग हैं, वो ग्रेटर नागालैंड चाहते हैं। क्या चाहते हैं वो? ग्रेटर नागालैंड चाहते हैं। कुछ चाहते हैं कि हमारी अलग कंट्री हो,
हम अलग सेपरेट स्टेट ही बनाएंगे, नागालैंड अलग बना देंगे हम, ठीक है। फिर मणिपुर, मिजोरम। अब मणिपुर में देखा आपने कितना क्या से कितना वहां पर चलता रहा, अभी प्रेसिडेंट रूल अभी भी लगा हुआ है वहां पर मणिपुर के अंदर, पता है कि नहीं पता आपको? नहीं पता आपको? मणिपुर के अंदर दो एथनिसिटी के लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट हुआ, कितने लोग मरे, नहीं पता आपको? ले, म्यांमार के अंदर दो एथनिसिटी के, एक है आपकी मीती कम्युनिटी, हिंदू लोग हैं वो, और एक है कुकीज। कितना तो कंफ्लिक्ट चलता रहा उनके बीच में है। समझ में आई बात या नहीं? तो अब वहां पर कंफ्लिक्ट चल रहा है, पर आपको पता है वहां पर नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार के बीच में एक सिस्टम है, क्या है बताओ? फ्री मूवमेंट रजीम, FMR, बोलो। नहीं पता आपको? अरे पता है इनको, ये याद नहीं करते चीजों को, सब पता है। प्यारे बच्चों, ये इंडिया है ना, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर इंसर्जेंट्स हैं, बहुत सारे हथियार, क्योंकि ये ना देखो यहाँ पर अनड्यूलेटिंग टेरेन है। अनड्यूलेटिंग टेरेन का मतलब होता है पहाड़, खाई, यहाँ पर डेंसिटी, वो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, डेंस फॉरेस्ट है। यहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं हो रखी, दीवार नहीं है यहाँ पर कि बॉर्डर बनाया हुआ है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है तो फेंसिंग हो रखी है, हमारे जैसे राजस्थान में हो रखी है, तो ऐसे फेंसिंग नहीं हो रखी, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है, अंडुलेटिंग ट्रेन है, बड़ी खाई है, पहाड़ी है, उस पर कहाँ से बॉर्डर बना लोगे आप? नहीं बना सकते ना, फॉरेस्ट है। तो फिर इजीली इंसर्जेंट इधर उधर आते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। हमारे आर्मी जब हमारे यहाँ पर जो इंसर्जेंट हथियारबंद लड़ाई लड़ते हैं हमारी गवर्नमेंट के खिलाफ कि हमें अलग कंट्री चाहिए, तो जब हमारी आर्मी यहाँ पर इनके ऊपर एक्शन लेने आती है, भाग के कहाँ चले जाते हैं? म्यांमार में। अगर इंडिया ने म्यांमार के जनरल्स को गुस्सा दिलाया, तो जब ये वहां पर भाग के जाते थे तो इंडिया म्यांमार को बोलता था इनके ऊपर एक्शन लो। समझ में आई बात या नहीं? तो वो एक्शन लेते थे। तो इंडिया के भी खुद के इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना, बोलो यस और नो? समझ में आ रही है? इंडिया के खुद के इंटरेस्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है। और मैंने बोला कि यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक सिस्टम है, घर जाके पढ़ लेना, लिख लो, FMR, फ्री मूवमेंट रिजीम। क्या है? FMR, फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम। फ्री मूवमेंट रिजीम में पता क्या होता है? सुनो जरा, यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के जो लोग हैं ना, इनकी एथनिसिटी सेम है, कल्चर, इनकी लैंग्वेज, इनका रहना सहना सब सेम है, सेम एथनिसिटी के हैं। तो जब ये सेम एथनिसिटी, ये एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अब क्योंकि जब ये बॉर्डर बन गया, मतलब ये बॉर्डर है इनके, तो ये कहते हैं कि भाई ये हम एक ही एथनिसिटी के लोग हैं, हमें आना जाना अलाउ किया जाए। तो एक सिस्टम चलाया गया जिसको बोलते हैं फ्री मूवमेंट रिजीम। यहाँ के जो बॉर्डर एरिया पे जो लोग बैठे हैं, ये 16 किलोमीटर अंदर इधर इंडिया में आ सकते हैं विदाउट वीजा, और आई थिंक 15 दिन तक रह सकते हैं। ये वाले लोग इधर जा सकते हैं 16 किलोमीटर तक, पर अब ये चेंज हो गया, अभी 8 किलोमीटर कर दिया है सरकार ने। हाँ, उससे पहले तो बहुत ज्यादा था, अब कितना कर दिया है? 8 किलोमीटर्स, क्योंकि ये मणिपुर में कितना क्राइसिस चले, हमारे अमित शाह कहते हैं कि वहां से लोग आके इन्फिल्ट्रेटर्स यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ पर अनरेस्ट फ्यूल कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं, ऐसा वैसा। तो उन्होंने फ्री मूवमेंट रजीम को कम करा, 16 से 8 किलोमीटर कर दिया, तो ये कम हो रहा है अब। और अब इंडिया अगर यहाँ पर जो यहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वहां पर एक्शन लेगा, तो वो वहां भाग के जाते तो म्यांमार की जरूरत पड़ती है। और अब जब जुनता इन लोगों के ऊपर अटैक कर रही है, जुनता किन लोगों के ऊपर? जो जुनता को अपोज कर रहे हैं, तो वो भाग के कहाँ आ रहे हैं? इंडिया की तरफ आ रहे हैं। तो इंडिया में अमित शाह कह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, जब से वहां पर क्या हुआ है? कूप हुआ है। समझ में आया? जब जब से वहां पर क्या हुआ है? कूप हुआ है। और बाकी ना एक सितवे पोर्ट है, जहां पर एक सितवे पोर्ट मिलेगा आपको, पोर्ट सितवे, उसको सीधा कोलकाता से जोड़ा गया है, ठीक है। कलादन, कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या नाम है उसका? कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। ट्रेड को बढ़ाने के लिए, नहीं तो देखो, अगर आप एक ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर इंडिया से नॉर्थ ईस्ट में चीजें भेजनी है, तो यहां से होके ये पतला सा देख रहे हो आप, ये पतली सी जो ये है रूट, इसको चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चिकन नेक। चिकन की नेक जितना ऐसे काट दो, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा इंडिया से। और चाइना अगर इसके ऊपर कब्जा कर लेगा, तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा हमारा एक्सेस वहां से क्या हो जाएगा? चला जाएगा। तो चलो, एक तो ये एक्सेस इंडिया को सिर्फ एक ही रूट से है, बांग्लादेश से तो है नहीं हमें इतना, तो एक ही रूट से है। जब हम नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट कर पाते हैं, तो उन्होंने बोला यहाँ तक सामान पहुंचाना है, यहाँ तक देखो, यहाँ पर आपका मिजोरम या मणिपुर जो भी है, यहाँ पर मिजोरम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर घूम के कितने दिन लग जाते हैं? उन्होंने बोला सीधा यहाँ पर सितवे पोर्ट से यहाँ भेजो, कितना जल्दी आ जाएगा, बोलो यस और नो? समझ में आई बात नहीं? तो कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट भी है हमारा यहाँ पर। तो इंडिया के इंटरेस्ट समझ में आ रहे हैं आपको या नहीं आ रहे? इंडिया के इंटरेस्ट क्या है? इंडिया का इसलिए मिलिट्री रूल को अपोज वहां पर डायरेक्टली नहीं कर रहा, ना ही इनडायरेक्टली कर रहा, ना ही डायरेक्टली कर रहा है। आगे बात समझ, पूरी कहानी समझ में आई? अब न्यूज में क्या चल रहा है? न्यूज में ये चल रहा है कि भाई म्यांमार बिगिंस फर्स्ट इलेक्शन सिंस टेक ओवर बाय द
पहले इलेक्शन मिलिट्री टेक ओवर के बाद होने वाले हैं। अब पहले इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहां पर जो जो रूलर है ना मिलिट्री का, जिसने टेक ओवर किया था कूप, उसका नाम नोट डाउन करो जरा। उसका नाम है ये आपका मिंग ओंग हलांग। क्या नाम है उसका? मिन, MIN मिन, देखो यहाँ पे दिखेगा आपको, MIN मिन, मिन ओंग हलांग, मिंग ओंग हलांग। नहीं दिख रहा? MIN मिन, AUNG ओंग, HLAING हलांग, मिंग ओंग हलांग। ये मिलिट्री रूलर, जो मिलिट्री जनरल है, जिसने टेक ओवर किया, कूप किया जिसने, मिन ओंग हलांग। अब जितने भी अब वहां पर इलेक्शन होने वाले हैं, देखो 5 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं। मिलिट्री ये शो करना चाहती है कि देखो हम डेमोक्रेसी लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं हम? डेमोक्रेसी ला रहे हैं। पूरी दुनिया की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रही हैं। वो कह रही है दीज आर शैम इलेक्शंस। कौन सी है ये? शैम, झूठे, दिखावे के लिए। पता क्यों? क्योंकि जितने भी ओपोनेंट्स हैं वो तो सारे कहाँ डाले हुए हैं? जेल में। और जो नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी है, जो ओंग सैंग सू की पार्टी है, उसको पार्टिसिपेट करने ये नहीं दे रहे। और जो सी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हुई हैं वो सारी की सारी मिलिट्री सपोर्टेड है। वो कौन सी है सारी? मिलिट्री, मतलब खुद के बंदों की पार्टी बनवा दी और बोला कि चलो इलेक्शन लड़ो। खुद के ही बंदे, खुद ही, मतलब, और वोटर्स भी बहुत कम है जो वोट नहीं करना चाहते। मिलिट्री उनको जबरदस्ती कह रही है कि वोट करना पड़ेगा। तो कंट्रीज कह रही हैं ये शैम इलेक्शंस हो रहे हैं, ये दिखाने के लिए, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी करवानी तो फ्री एंड ओपन इलेक्शन करवाइए, ऑन्ग सैंग सू की को बाहर निकालिए, NLD को सबको बाहर, सब नॉर्मल करिए, तब होगा। ये कहते हैं कि हमें दुनिया की परवाह नहीं, हम अपने लिए इलेक्शन करवा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं डेमोक्रेसी है। अब आप नहीं मानते तो ना मानो। आ गई बात समझ या नहीं? यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब मैं आपको PPT करवाता हूँ जो मैंने आपकी बनाई है। ठीक है, ये देखो मैंने आपके लिए बनाई है। प्यारे बच्चों, द म्यांमार मिलिट्री कूप 2021 बैकग्राउंड डेवलपमेंट्स एंड रीजनल implications। जल्दी से देखिए। म्यांमार हैज एक्सपीरियंस रिपीटेड मिलिट्री इंटरवेंशन इन पॉलिटिकल सिस्टम सिंस गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1948। मिलिट्री कूप ऑफ फरवरी 2021 में हुआ था। कब हुआ था? 2021 में हुआ था। मार्क द थर्ड सच, तीसरी बार कूप कर लिया, ठीक है, इन द कंट्रीज पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। मतलब इंडिपेंडेंस 1948 के बाद ये तीसरा कूप था। कौन सा कूप था ये? कूप। क्या बोलते हैं इसको? मिलिट्री टेक ओवर पावर, उसको बोलते हैं कूप। और इसको पच भी बोलते हैं, कई बार पुच भी बोल देते हैं। पुच, क्या बोलते हैं इसको? पुच। पुच के स्पेलिंग क्या होते हैं? PUTSCH, आई थिंक यही होते हैं, पुच। ठीक है, PUTSCH, पुच। इसको कूदिता भी बोलते हैं, कूदिता। ठीक है, वो दिखाता हूँ कूदिता कहाँ लिखा हुआ है। तो सीजर ऑफ पावर इन द कंट्रीज पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, दिस इवेंट अब्रप्टली एंडेड अ डिकेड लॉन्ग एक्सपेरिमेंट। क्योंकि 2011 में आपको पता है, तो डिकेड 2021 में इन्होंने फिर टेक ओवर कर लिया। तो एक्सपेरिमेंट विद पार्शियल डेमोक्रेसी, सिविल एंड गवर्नेंस, द कूप हैज far reaching consequence for Myanmar's internal stability, democratic institution, economic development, regional geopolitics, affecting India and Southeast Asia। आइए फटाफट से देखें मीनिंग ऑफ मिलिट्री कूप। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, कूदिता। क्या लिखा है यहाँ? ठीक है, ये इसको ऐसे मत ले लेना। मैं आपको बोलता जो मैं क्लास में बोलता हूँ, कुछ ये जब ये पेपर में आते हैं ना, फिर लोग कहते सर पढ़ा तो था यार, याद नहीं आया। परसोना नॉन ग्रेटा भी पढ़ाया था इनको मैंने, पेपर में आ गया परसोना नॉन ग्रेटा। तो कूदिता, वहां आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कूदिता, तो फिर आपको पता होना चाहिए कूदिता। ठीक है, इज जनरली डिफाइंड एज अ, क्या है कूदिता बताइए जल्दी से? सडन वायलेंट इलीगल सीजर ऑफ पावर फ्रॉम अ लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट, typically carried out by the military or a section of state apparatus। जब ये पावर हथियार लेते हैं तो ये कूप होता है। 2021 takeover by Myanmar's armed forces fits this definition। It involved the detention of elected leaders, elected leaders को detain कर लिया, suspension of democratic processes, imposition of emergency rule लगा दिया म्यांमार के अंदर। क्यों लगा दिया? मैंने आपको बताया था, वो कहते हैं कि रिग्ड इलेक्शन है, झूठे इलेक्शन है, नकली वोटें डलवाई, करप्शन के चार्ज, झूठे ही। मतलब अब देखो, मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ तो दूसरे के ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊंगा तभी तो जस्टिफाइड होगा। ये तो लोग बोलेंगे तू ऐसा क्यों कर रहा है, मैं बोलूंगा ना इसने मुझे ऐसे बोला, इसने मुझे ऐसे बोला, इसको मैंने ऐसे किया। तो कुछ जस्टिफिकेशन के लिए तो दिखाना ही है। तो आगे देखिए इमीडिएट इवेंट्स। तो इन February 2021 म्यांमार मिलिट्री नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? Tatmadaw seized power, imposed 1 year state of emergency, detained Aung San Suu Kyi, the democratically elected leader and state council of the Myanmar। This action followed the November 2020 parliamentary elections। पहले elections हुए थे, उसके बाद हुआ है, in which Suu Kyi party, जिसका क्या पार्टी का नाम क्या है? National League for Democracy, won an overwhelming majority of the seats। The military alleged, क्या alleged किया उन्होंने? Widespread electoral fraud, and although no credible evidence was presented to support these
claims, कोई एविडेंस तो नहीं था। तो द कूप occurred just as newly elected lawmakers were scheduled to convene the, वो फर्स्ट सेशन पार्लियामेंट का करने जा ही रहे थे, वहां से मिलिट्री के टैंक आ गए, सारे पकड़ के ले गए इनको। समझ में आई बात? ऑनलाइन स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पर। हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहा। हाँ जी, ये जो हमारे साथ नए स्टूडेंट है अंशुल वर्मा, हाँ जी बेटे समझ में आ रहा है? बताइए। ठीक है, किसी को लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड पे पढ़ा रहा हूँ? स्मायरा, करमन, जसप्रीत, कामाक्षी, नहीं लग रहा ना? हाँ ठीक है, जिसको लग रहा है मैं बहुत स्पीड पे पढ़ा रहा हूँ वो बोल सकता है, क्योंकि मुझे लॉ भी कराना है। तो न्यूज ही बहुत ज्यादा है कि नहीं? आज मैं एक बार न्यूज करा दूंगा ना, कल का न्यूज़पेपर बस आपको सिंपल लगेगा, सारी कहानी समझ में आती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए फटाफट से। तो वो नया सेशन करने जा ही रहे थे, मिलिट्री की गाड़ियां आई, पकड़ के उनको डिटेन कर दिया। देन कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है? म्यांमार पॉलिटिकल सिस्टम प्रायर टू द coup was governed by 2008 मिलिट्री ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। मिलिट्री ने कब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था? मिलिट्री ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, 2008 में किया था। ठीक है, विच इंस्टीट्यूशनलाइज द मिलिट्री इन्फ्लुएंस, उन्होंने वहां पर डाला हुआ था, बताओ क्या डाला हुआ था? 25% ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ कौन वहां पर पॉइंट करेगा? वीटो, मतलब वहां के आर्मी के लोग ही बैठेंगे वहां पर। ठीक है, की मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग डिफेंस, होम अफेयर्स, ये सारे मिलिट्री के लिए इन्होंने रिजर्व किए हुए थे। देखो, मतलब ये सारी पोस्टें किनको मिलेगी? मिलिट्री को। कौन कौन सी देखो आप, डिफेंस मिनिस्टर उनका, मिलिट्री वालों का, होम मिनिस्टर उनका, ठीक है, बॉर्डर अफेयर मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स की लगा लो, तो सारा तो वही लेगा, बस प्राइम मिनिस्टर नाम का ही बैठा होगा फिर तो। ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने खुद बनाया था 2008 में, मिलिट्री वालों ने, जनरल्स ने, ताकि हमारा कंट्रोल बना रहे। अमेंडमेंट, एनी अटेम्प्ट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के म्यांमार को अमेंड करना था, चलो बाय द वे, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, उसके लिए अमेंडमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल था? कौन सा आर्टिकल था? नहीं तो जो छुट्टियां की है ना, हाय, जाने नहीं दूंगा, 12 बजे तक पढ़ाऊंगा। हैं? अरे भाई, मैंने 42 तो पूछा ही नहीं, मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए आर्टिकल कौन सा है? कौन बताएगा? एनीवन? अरे नहीं, आप 32 तो है ही नहीं। ऑनलाइन वाले बताओ, मैं देख लिया आप कितना पढ़ते हो, लग गया पता, बस लग गया पता कितना पढ़ते हो। आर्टिकल 368 है, कौन सा है? आर्टिकल 368 विच प्रोवाइड्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि अगर म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था तो 75% पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। तो आप देख लो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जर्नल्स ने कॉन्स्टिट्यूशन देखो कैसा बनाया है, कहते हैं 25% सीट्स हमारी, डिफेंस मिनिस्टर हमारा, होम मिनिस्टर हमारा, और कल को अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी करना है तो कितनी परसेंट वोट चाहिए? 75%, 75% चाहिए। तो 75% किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट की आ ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें 25% लोग तो मिलिट्री वाले बैठे हैं, मिलिट्री की सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, और मिलिट्री कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। तो इनडायरेक्टली वहां का कॉन्स्टिट्यूशन कभी अमेंड हो ही नहीं पाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, 75% पार्लियामेंट्री अप्रूवल इफेक्टिवली ये चीज प्रिवेंट करती है सिविलियन गवर्नमेंट को फ्रॉम curtailing द मिलिट्री पावर, बिकॉज वो अमेंड ही कभी नहीं कर पाएंगे। 75% सीट्स किसको मिलती हैं? मिलती है किसी को? नहीं मिल पाएंगी। तो मतलब एक तरह का उन्होंने ये डाला हुआ था। बट एनएलडी को तो बहुत ज्यादा भी मिल गई थी। मिलिट्री डीपेस्ट कंसर्न आफ्टर 2020 इलेक्शन वाज, अच्छा मिलिट्री का क्या कंसर्न था 2020 के इलेक्शन में जब वो जीत गई थी दोबारा? विद इट स्ट्रॉन्ग मैंडेट, उन्होंने देखा एनएलडी को बहुत ज्यादा वोट्स मिल गई हैं। कितनी मिल गई हैं? 80% वोट्स मिल, कितनी मिल गई थी? 80% वोट्स मिल गई थी। तो मैंने बोला था ऑन्ग सैन सू की करने वाले क्या करने वाली थी? कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उन्होंने बोला इसकी स्ट्रॉन्ग मैंडेट मिल गई है इसको, एंड इट माइट अटेम्प्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कर देंगे ये, एंड इट विल रिड्यूस द तातमादौज अथॉरिटी, हमारी अथॉरिटी क्या कर देंगे ये? कम कर देंगे। उन्होंने देखा इतनी ज्यादा ले गए मैंडेट, तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर देंगे ये। चलो फिर आगे देखते हैं। The international community, जो international community मतलब बाकी देश, responded to Myanmar's military coup with varying degree of concern and condemnation reflecting diverse geopolitical interest। देखो कुछ कंट्रीज ने कंडेम किया, कुछ ने नहीं किया, क्योंकि अपने उनके खुद के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। समझ में आई बात या नहीं? हर एक कंट्री के अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है वो तो कंडेम करेगा, और जिसका कुछ इंटरेस्ट है वो उसका साथ भी दे देगा, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता? वैसे ही है पॉलिटिक्स। चाइना, चाइना देखो खुल के कभी नहीं चाइना ने प्रोटेस्ट किया, उसने अर्ज करा रिस्ट्रेंट एंड स्टेटिंग दैट ऑल पार्टीज इन म्यांमार शुड रिजॉल्व देयर डिफरेंसेस विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क। उन्होंने बोला बैठ के बात करो, हथियार से बात मत करो, ऐसे इसने बोला। देन उसके बाद अगर आप देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स ने कंडेम किया, उसने बोला, यूएस ने, प्रेसिडेंट ने बोला तेरे ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, ठीक है, जुनता को बोला। देन आगे आशियान ने क्या किया?
उन्होंने बोला कि भाई डिवाइडेड रिस्पॉन्स था। कुछ कंट्रीज ने बोला कि उनका अपना मसला है, थाईलैंड, कंबोडिया, इन्होंने बोला कि ये उनका खुद का मैटर है, अपने आप देख लेगी म्यांमार। और कुछ ने बोला जैसे ब्रूनी और ये इन सब ने बोला, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया ने बोला कि नहीं नहीं, ये तो बहुत ही चिंता विषय, मतलब ये हमारे जरूरी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक कंट्री का डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स था। समझ में आई बात या नहीं? डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्स है। आगे देखिए, इंडिया रिस्पॉन्स टू द कूप। इंडिया का क्या है? इंडिया एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द डेवलपमेंट्स व्हाइल रीआइटरेटिंग इट्स सपोर्ट फॉर द म्यांमार डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। तो डीप कंसर्न इंडिया ने जताया, पर उन्होंने बोला डेमोक्रेसी होनी चाहिए। हाउएवर इंडिया रिफ्रेन्ड फ्रॉम कटिंग टाइज विद द, अपनी रिलेशन कभी खत्म नहीं किए। क्यों? क्योंकि एक म्यांमार की क्या बताइए जरा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। मैंने आपको बोला था कि हमारा सितवे पोर्ट, सितवे पोर्ट कहाँ है? म्यांमार के अंदर। वहां पर सीधा एक्सेस मिलेगा हमें। मल्टीपल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है इंडिया का, सिक्योरिटी इंटरेस्ट है इंडिया का, और प्रैक्टिकल एंगेजमेंट है। अगर हम तात्मा के साथ एंगेज नहीं करेंगे तो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इंसर्जेंट ग्रुप इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट में थे, वो उनको फिर हम कभी भी डील नहीं कर पाएंगे। देन इंडियाज मिलिट्री डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद म्यांमार हैज ग्रोन स्टेडीली। तो अगर आप देखेंगे, इंडिया की एंगेजमेंट म्यांमार के साथ बढ़ी है, काफी बढ़ गई है। 2020 में म्यांमार ने 22 इंसर्जेंट्स को, जो बॉर्डर पे थे, इंडिया को हैंड ओवर किए, दिखाने के लिए कि हम आपका साथ दे रहे हैं, म्यांमार ने इंडिया को। देन एग्रीमेंट्स इंडिया और म्यांमार के बीच में हुए, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये आर्टिलरी गन्स भी दी गई। इंडिया ने 1.5 मिलियन कोविड वैक्सीन भी दी म्यांमार को। ठीक है जी। इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है? देखो, एक तो सितवे पोर्ट है, कौन सी स्टेट में बताओ जरा? रखीन स्टेट ऑफ म्यांमार, रखीन स्टेट ऑफ म्यांमार। और रोहिंग्या जो है ना, वो इसी स्टेट के हैं। रोहिंग्या पता है आपको? रोहिंग्या, जिसको म्यांमार ने निकाल दिया था, सबको पानी में फेंक दिया था सबको, बांग्लादेश ने भी निकाले उन्होंने पानी। ये म्यांमार बिलोंग करते हैं, म्यांमार के रखीन स्टेट से। ठीक है, दे आर मुस्लिम्स। उनको उन्होंने क्रूअल वे में वहाँ के देश से निकाल दिया कि जाओ, बोट्स में और पानी में फेंक दिया कि जाओ जहाँ मर्जी जाओ। वो बेचारे अपने बचाने के लिए कुछ बांग्लादेश में आए, कुछ इंडिया में आए। इंडिया में रिफ्यूजी स्टेटस है उनका, चलो, एंड रिफ्यूजी तो नहीं है, इलीगल माइग्रेंट्स ही मानते हैं उनको। और बांग्लादेश में तो ये सितवे पोर्ट कहाँ पर है? रखीन स्टेट में। ठीक है। वही बोला, बोलते हैं। हाँ, सी डबल है। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, वो सी बोल रहे हैं। कलादन मल्टी मॉडल ट्रांसिट प्रोजेक्ट, लिंकिंग कोलकाता टू, कहाँ पर ये प्रोजेक्ट के अंदर कोलकाता को किससे लिंक करना है? सितवे पोर्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि सितवे पोर्ट से वहां से नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्शन हो सकता है बाय रोड नेटवर्क्स एंड रिवर्स। समझ में आई बात या नहीं? नॉर्थ ईस्ट के बाद जल्दी हम सामान पहुंचा सकते हैं कि नहीं? और सी रूट तो हमेशा चीपर होता है, बोलो। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिकल कॉस्ट बहुत कम होती है। देन इंडिया, और एक और भी है, ये भी ध्यान रखिए आप, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे भी बनने जा रहा है। ठीक है, एक हाईवे बना, ये ना अलग से टॉपिक है, मैं ये टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, तो अलग से पीपीटी बना के पढ़ाना पड़ेगा कि भाई कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्या है, उसके क्या फायदे हैं। देन म्यांमार, थाईलैंड और इंडिया ट्राइलेटरल हाईवे, 3 देशों के बीच में से हाईवे निकल के जाएगा। अब उसके लिए फिर म्यांमार भी तो इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, क्योंकि म्यांमार हमारे लिए गेटवे है, एक दरवाजा है। किस तरफ के लिए? साउथ ईस्ट एशिया के लिए। किसके लिए? साउथ ईस्ट एशिया के लिए। अगर हमें अपना ट्रेड करना है साउथ ईस्ट एशिया में, हमें ट्रेड बढ़ाना है, तो फिर म्यांमार से होके जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर पोर्ट के थ्रू मैरिटाइम एक्सेस तो चलो मिल ही जाएगा। हाँ जी। ठीक है, लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग एग्रीमेंट भी हमारा 2018 में साइन हुआ था म्यांमार के साथ। देन सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है इंडिया में बताओ? ये सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये सारे बोडोलैंड वाले, और ये सब ये भाग के म्यांमार में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको क्या मिलता है? सेफ हेवन। क्या मिलता है वहां पर? सेफ हेवंस, मतलब स्वर्ग है उनके लिए वहां। इंडिया इंडिया की आर्मी तो वहां जा नहीं सकती फिर। रोहिंग्या इशू तो मैंने आपको पहले बताया था, रोहिंग्या इशू, रिफ्यूजी स्टेटस एंड ऑल दैट, ये तो ठीक है हमारे पास। डेवलपिंग सिंस द कूप, ये देखिए डेवलपमेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2021 म्यांमार इज सेट टू होल्ड द इलेक्शन बिगिनिंग दिसंबर 28 दिसंबर को। फर्स्ट फेज है, 3 फेजेस में इलेक्शन होने हैं वहां पर। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। ठीक है। However, these elections are widely regarded as lacking legitimacy, क्योंकि कंट्री कहते हैं कि ये लेजिटिमेट इलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? बताओ क्यों कह रहे हैं ये लैकिंग लेजिटिमेसी? बोलते नहीं हो, मतलब मैं तेज बोल रहा हूँ इसका मतलब, बोलते नहीं हो। हाँ, ये इन्होंने सही आंसर दिया। अगर आप एंगेज नहीं करोगे ना, इसका मतलब मैं स्पीड पे इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम बाकी आगे वाला भी कर लें, क्योंकि मैंने एक तो ब्रॉड आइडिया दिया आपको, ये तो आई एम जस्ट रीडिंग इट अगेन। तो मैं यहाँ पर, आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही क्या? हाउ दीज इलेक्शंस वर वाइडली रिगार्डेड एज लैकिंग लेजिटिमेसी। शैम इलेक्शन है, बताओ क्यों है शैम? ऑपोजिशन वाले तो सब जेल में डाले हुए हैं। सारी जो भी ये पॉलिटिकल पार्टीज इन्होंने खड़ी करी है, वो कौन सी है? मिलिट्री सपोर्टेड है ना।
तो फिर लेजिटिमेट कहाँ हुए ये इलेक्शन? फ्री है, फेयर है, इलेक्शन थोड़ी हो रहे हैं वहां पर। ठीक है, आगे देखिए की कंसर्न्स क्या है। United Nations has reported that over 30,000 political opponents, including elected leaders, have been detained since 2021. The NLD, National League of Democracy, Aung San Suu Kyi party, has been barred from participating. Only military-approved parties are allowed. ये लो, और देखो, elections will not be held in all the constituencies, as the regime controls only around. देखो, military का रूल सिर्फ 20% कंट्री के ऊपर कंट्रोल है, इन्हीं में इलेक्शन होगा। तो फिर ये मतलब इलेक्शन सिर्फ 20% कंट्री की टेरिटरी में हो रहा है, तो वो पूरी कंट्री का फिर हेड बन जाएगा। ये क्यों, ये कौन से इलेक्शन हुए, है कि नहीं? रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बाय जनवरी 2026, और रिजल्ट्स आपको पहले ही पता है क्या आएंगे, क्या आएंगे रिजल्ट्स हैं? हाँ, ओंग सेंग, वो क्या नाम है, मिंग ओंग हलैंग, मिंग ओंग हलैंग। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैव डिस्क्राइब्ड द पोल्स एज अ, क्या दिखाया उन्होंने, sham, viewing them as an attempt by military to legitimize its rule rather than restore a डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना उनका मकसद नहीं है, अपने रूल को लेजिटिमाइज करना कि देखो, दुनिया को दिखाना कि देखो डेमोक्रेसी, हम इलेक्शन हुए, हम ही लोगों ने वोट करी है, अपना लेजिटिमेसी दिखाने के लिए बस, दैट्स इट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो मैं ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, म्यांमार काफी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से रहा है। 1962 में सबसे पहला कूप हुआ था, 2011 में मिलिट्री ने थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करा, और उस टाइम पर जनरल याद रखना आप, ठीक है, उस टाइम पे जो जनरल कोई और था, थेन सेन था, कौन था वहाँ, थेन सेन। उन्होंने रिफॉर्म्स किए थे थोड़े से, थोड़ी सी क्योंकि आपको पता है सैंक्शंस थी, इंटरनेशनल कम्युनिटी की सैंक्शन थी, उसने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी थी, तो जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां आना शुरू हुई। जनरल थेन सेन था उस टाइम पे वहां पर। 2015 में आपको पता ही है कि एनएलडी जीत गई, और कौन सी पार्टी को हराया था एनएलडी ने? मिलिट्री की पार्टी का नाम बताना जरा। यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, यूएसडीपी। आगे बात समझ या नहीं? उसको हराया था। फिर 2017 में डिस्पाइट इंटरनेशनल प्रेज, सू की ने थोड़ा सा रोहिंग्या के फेवर में कोई फैसला नहीं लिया था, तो इंटरनेशनल प्रेज तो हुई, बट उन्होंने बोला कि रोहिंग्या के फेवर में नहीं खड़ी हुई वो, क्योंकि रोहिंग्या के ऊपर एट्रोसिटीज हुई थी, तो थोड़ी सी उसकी पॉपुलैरिटी कम हुई थी। अच्छा, म्यांमार में किसकी मेजोरिटी है? बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है, कौन सी है ये? बुद्धिस्ट मेजोरिटी कंट्री है। एंड उसके बाद 2020 में फिर ये जीत गई एनएलडी, वोन डिसाइसिवली, एंड इंटेंसिफाइड मिलिट्री फियर्स, मिलिट्री के फियर बढ़ गए, उन्होंने बोला कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देगी, ठीक है, आगे ये बदल सकती है लीडर। ये जो करंट सिचुएशन ये है, द कूप डिड नॉट लीड टू नेशन वाइड एक्सेप्टेंस, क्योंकि लोगों ने मिलिट्री रूल को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड आर्म्ड रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई वहां पर, लोगों ने हथियारबंद लड़ाई शुरू कर दी वहां पर। और उसका नोट डाउन करिए आप, वहां के लोग जो हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी अपने ग्रुप को क्या नाम दिया? पीपल्स डिफेंस फोर्सेस। तो जो मिलिट्री के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, उनका नाम है रिबेल्स, जो हथियारबंद लड़ाई लड़ रहे हैं, उस उन्होंने अपने ग्रुप का नाम क्या रखा है? पीपल डिफेंस फोर्सेस। और जो पार्लियामेंटेरियंस जो जीत के आए थे, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, क्या उन्होंने क्या बोला उसको? नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। और ये है पीपल डिफेंस फोर्सेस इमर्ज। सेवरल एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए, ये लोग जो हथियारबंद लड़ाई कर रहे थे, ये तो लड़ ही रहे हैं, और एथनिक लोग जो बॉर्डर एरियाज में या और म्यांमार के जो एरियाज में है, उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया, हम भी लड़ेंगे मिलिट्री के खिलाफ। दे ऑल्सो ज्वाइन द रेजिस्टेंस। द कंट्री डिसेंडेड इनटू सिविल वॉर exacerbated by the COVID-19 पैंडेमिक। इकोनॉमिक, जो भी इकोनॉमिक गेन्स हुए थे डेमोक्रेसी की वजह से, कुछ अच्छा हुआ था वहां पर, वो सारे रिवर्स हो गए, सब वहां पर अस्त व्यस्त हो गया। द जुंता ऑफिशियली कॉल्ड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, अब ध्यान दो जरा, जब जुंता ने टेक ओवर कर लिया ना, अब वहां पर जो जीत के आए थे वो तो अंडरग्राउंड हो गए, और उन्होंने अपने आप को क्या बोला? नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। जो जुंता रूल करने लग गई, उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया जुंता ने, मिलिट्रीज ने? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल। उन्होंने बोला हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल हैं, और हम इसको रूल करेंगे, हमारा रूल चलेगा यहाँ पर, ठीक है। जुंता अपने आप को कह रही है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल। अब लड़ाई चल रही है जी वहां पर, अब क्या होगा जी फिर? देखिए, अब वायलेंस इन म्यांमार हैज लेड टू रिफ्यूजीज फ्लीइंग टू, कहां पर आगे रिफ्यूजीज, क्योंकि मिलिट्री वहां पर एयर एयर स्ट्राइक्स कर रही है, इनके पास जो रिबेल है, इनके पास तो सिर्फ बंदूकें ही हो सकती हैं, ठीक है, यही हो सकता है। पहले चाइना ने इनको खुद बंदूकें दी थी रिबेल्स को, चाइना पहले सपोर्ट कर रहा था रिबेल्स की, अब यू टर्न ले गया है, अब मिलिट्री रूलर्स के फेवर में हो गया चाइना, ठीक है। तो ये हाथों, बट ऊपर से एयर स्ट्राइक होगी, वो कैसे बचेंगे? वो भाग के कहाँ आएंगे? इंडिया की तरफ आएंगे यहाँ पर। तो आप देखिए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड के अंदर मैनी रिफ्यूजीज शेयर, ये जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वाले जो लोग हैं, उनकी एथनिसिटी किसके साथ शेयर होती है? मैनी एंड कल्चर टाइज अक्रॉस द बॉर्डर, म्यांमार वालों के साथ शेयर होती है। तो वो जब आते हैं तो वो कहते हैं हमारे रिश्तेदार आ गए हैं। हाँ, हमारे रिश्तेदार उनके सेम एथनिसिटी के लोग हैं। हाउएवर लार्ज स्केल इमिग्रेशन रेजेस कंसर्न, तो क्योंकि ये इमिग्रेशन इतने ज्यादा यहाँ आएंगे, तो कंसर्न क्या है इंडिया के लिए, बताओ जरा।
बताइए, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, ट्राइबल रीजनल आइडेंटिटीज, सोशल पॉलिटिकल टेंशंस। आप देखिए 4,000 रिफ्यूजी मिजोरम के अंदर आए हैं जब से लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, कुछ ही दिनों के अंदर आ गए थे। और मिजोरम की गवर्नमेंट ने उनको अकोमोडेट भी किया। अमित शाह ने बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है ऐसे अकोमोडेट करने की, उन्होंने बोला हमारे रिश्तेदार हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, और म्यांमार से ड्रग्स भी बहुत ट्रैफिक होते हैं। गोल्डन ट्रायंगल जो है, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, वहां पर म्यांमार के पास जो एक एरिया है जिसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, म्यांमार, थाईलैंड, कुछ 3 कंट्रीज का ट्रायंगल है शायद, वहां पर है ये, है ना। ओपियम और ये आती है मेटामेफेटाइन, जो भी ये, मुझे नहीं पता इस ड्रग्स को क्या बोलते हैं ये, ठीक है। ओपियम तो है, ये अफीम हो गई, ये क्या है, ये कुछ और कोकेन कोकून होती होगी इसको, है ना, कुछ ऐसे ही बोलते होंगे, सुना तो हुआ नाम। ड्रग स्मगलिंग इंडिया में बढ़ गई, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक दो तीन चीजें नोट डाउन करो जरा, मैं आपको लिखवाता हूँ। हाँ अभी भी चल रही है, म्यांमार में अभी भी चल रही है। हाँ प्यारे बच्चों, आप लिखिए जरा कि स्प्रिंग रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है, वो जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट थी ना 2021 के बाद, जब जनता ने ओवरटेक कर लिया, तो जो पार्लियामेंट्रियन जीत के आए थे और जिन्होंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई थी, उन्होंने मिलिट्री के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जिसका नाम है स्प्रिंग रेवोल्यूशन। ये भी याद रखिए आप कि वो स्प्रिंग रेवोल्यूशन उन्होंने स्टार्ट करा था। आशियान का प्रेजेंट चेयर तो मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा, वहां पर ना एक जॉब स्कैम हुआ था, जॉब स्कैम, कहाँ पर, म्यांमार के अंदर। यहाँ के जो एजेंट थे, उन्होंने इंडियन लोगों को बोला कि आपको थाईलैंड भेजेंगे, वहां पर नौकरी दिलवाएंगे, थाईलैंड की जगह भेज दिया म्यांमार, ठीक है। और जॉब स्कैम वहां पर ये हुआ कि जो जो डिजिटल स्कैम होते हैं ना, ऑनलाइन साइबर क्राइम्स, वहां पर एक जगह है, हब है वहां पर, उस जगह का नाम है काइन एरिया है म्यांमार का, KAYN काइन, ठीक है। वहां पर डिजिटल स्कैमिंग सेंटर बहुत आ गए। डिजिटल स्कैमिंग, स्कैम होते हैं ना जो बड़े बड़े साइबर स्कैम्स, वहां पर लोगों को कंप्यूटर्स पे बैठाया हुआ है, उनको बोला था थाईलैंड भेजेंगे, एजेंट्स ने भेज कहाँ दिया, म्यांमार में। और म्यांमार के वहां के जो माफिया है वहां पर, मिलिट्री रूल नहीं, माफिया, उनको बंदूक की नोक पे उनसे वहां पर ये स्कैम वगैरह, उनको घर नहीं जाने दिया जाता है, वहां से काम करवाया जाता है, ठीक है। वहां का माफिया है, और इसको बोलते हैं मेवाड़ी जॉब स्कैम, MYAWADDY, MYAMYAWADDY जॉब स्कैम, ठीक है। जॉब स्कैम ये भी हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे देखिए फिर, देखिए यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ऑनलाइन स्कैम सेंटर्स हैव प्रोलिफरेटेड विद मेनी इंडियन ट्रैफिक्ड अंडर द फॉल्स प्रॉमिसेस एंड फोर्स इनटू साइबर फ्रॉड ऑपरेशंस। मेवाड़ी जॉब स्कैम जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उससे भी रेस्क्यू करवाने के लिए हमें मिलिट्री की हेल्प लेनी थी म्यांमार की, कि भी आप हमारे लोगों को वहां से छुड़वाइए क्योंकि माफिया ने उनको पकड़ा हुआ है। देन चाइना रोल देख लिए, चाइना शेयर्स अ लॉन्ग बॉर्डर विद म्यांमार, प्लेज मेजर स्ट्रेटेजिक रोल, इट्स अप्रोच हैज बीन मल्टी लेयर्ड। चाइना की क्या अप्रोच है देखिए आप, मेंटेनिंग टाइज विद बोथ मिलिट्री जुंता एंड आर्म्ड एथनिक ग्रुप्स, दोनों के साथ रिलेशन बना के रख रहा है, मिलिट्री के साथ भी। और और उसकी आंख किसके ऊपर है, सिक्योरिंग एक्सेस टू क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ रिसोर्सेज, रेयर अर्थ जो बहुत कम मिलते हैं, और जो सारा गेम ही आजकल सारी रेयर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की है, लिथियम, और ये आपके जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी ही गेम है। क्योंकि आने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर आप बात करेंगे ग्रीन ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ आप जा रहे हो, या सेमीकंडक्टर्स की तरफ जा रहे हैं हम, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो लगते हैं एलिमेंट्स, जिसको हम ये सुपर कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में जो एलिमेंट यूज होता है, लिथियम और ये, उनको क्या बोलते हैं, दो तीन नेम है उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, तो वो उसकी कंसंट्रेशन आपको पता है, आई थिंक 80% चाइना कंट्रोल करता है रेयर अर्थ, ये क्रिटिकल क्रिटिकल मिनरल्स को, चाइना चाइना कंट्रोल करता है। चाइना के पास उसको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। इसलिए तो जब कोविड-19 आया था, तो आप देखोगे इंडिया में सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो ये कार मेकर्स, गाड़ियां बंद हो गई थी बननी, आपके मोबाइल फोन, टैब, ये सब बंद हो गए थे, क्योंकि इसके अंदर सेमीकंडक्टर डलते हैं ना। तो चाइना के पास 80%, मैं ये नहीं कह रहा रिसोर्सेज वहां है, मैं कह रहा हूँ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी उसी के पास है, उसको प्रोसेस करके बनाने की। वैसे तो ताइवान सेमीकंडक्टर्स बहुत बनाता है, ताइवान। तो रेयर अर्थ, उसकी आंख किसके ऊपर है, चाइना की, रेयर अर्थ एलिमेंट्स म्यांमार के अंदर, और यूजिंग म्यांमार एज अ लैंड रूट टू इंडियन ओशन। और म्यांमार और चाइना को इंडियन ओशियन का एक्सेस चाहिए, किसका चाहिए, इंडियन ओशियन का, इंडियन ओशियन का एक्सेस चाहिए, तो वो म्यांमार के होकर लेगा, इंडियन ओशियन का एक्सेस चाहिए उसे, तो वो भी लेगा। म्यांमार बिकेम्स चाइना, देखो आप देख लो 2023 में म्यांमार बिकेम चाइनाज लार्जेस्ट एक्सटर्नल सप्लायर ऑफ
heavy rare earth element crucial for electric vehicles, defense technologies, advanced electronics. China has also supported ceasefire efforts. पहले चाइना रिबेल्स को सपोर्ट कर रहा था, अब चाइना किसको सपोर्ट कर रहा है? मिलिट्री को कर रहा है। और आप देखियो सीज फायर एफर्ट्स के लिए भी कर रहा है वो सपोर्ट। कंक्लूजन ये लास्ट में मैंने यही निकाला कि 2021 मिलिट्री कूप इन म्यांमार रिप्रेजेंट्स अ सेटबैक टू द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, और ये आप अपने आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा, मेरी तरफ से ये ओवर हो गया है, ये न्यूज़ मेरी तरफ से ओवर हो गया। मैंने सारी न्यूज़ कवर कर दी, बस 2-3 पॉइंट, कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और इंडिया थाईलैंड और म्यांमार ट्राइलेटरल हाईवे, ये छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स हैं, इनको नहीं मैंने अभी कवर किया है। इसके अलावा अगर आप म्यांमार देखेंगे तो इसको बर्मा भी बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में आता है। और इसके नेबर कौन है म्यांमार के, बताओ जरा? थाईलैंड, लाओस, बांग्लादेश, चाइना एंड इंडिया। 1948 में आजाद हुआ था। आर्मी रूल 1962 से लेकर 2011 तक रहा। डेमोग्राफी 54 मिलियन बर्मी स्पीकर है यहाँ पर, ठीक है। एंड बिगेस्ट सिटी कौन सी है? यंगोन, उसको रंगून भी बोलते हैं। और कैपिटल का नाम क्या है? नेपिथौ, ठीक है। रिलीजन कौन सा है? बुद्धिज्म। एंड एथनिक ग्रुप कौन से हैं? रोहिंग्या मुस्लिम, रखीन स्टेट से बिलोंग करते हैं वो। एंड एनएलडी ने 2000 ये जीती थी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज, दैट्स ऑल अबाउट दिस न्यूज। काफी टाइम लग गया इसी के ऊपर। अब आप प्लीज एक एडिटोरियल पढ़ेंगे मेरे लिए, एक एडिटोरियल पढ़ेगी प्लीज। ये मैं आपसे न्यूज़पेपर शेयर करता हूँ, आई थिंक 2-3 दिन से नहीं किया मैंने शेयर, पर ये जो मैं शेयर करता हूँ, जहां पर मेरा पेन चला होगा ना, जहां पर मेरा मार्कर चला हुआ है, तो समझ लेना कि सर ने ये चीज पढ़ी हुई है और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। सर ने ये चीज पढ़ी है, बाकी जिस पे मेरा नहीं चला हुआ मार्कर, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से आपको कितना बेनिफिट हो गया, कहाँ आपको पूरा न्यूज़पेपर, आपको पता नहीं था कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट, और कहाँ आपको ये पता चल गया कि सर ने, अच्छा यहाँ पर ये सर ने पढ़ा हुआ है, ये सारा पढ़ा हुआ है। मैं तो रोज ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, समझ में आई बात? तो उसी से फिर मैंने अपने लेक्चर प्रिपेयर करना होता है, मुझे आपके लिए पीपीटी प्रिपेयर करनी होती है। तो अब मैं आपके लिए एडिटोरियल पढ़ाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ऑल दो पीयू के लिए तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स, बट फ्लैट के लिए तो इंपॉर्टेंट है। तो चलो, आप वैसे देखो लोगों से कितना आगे हो जाओगे, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आ गया और आपको एडिटोरियल्स पढ़ने आ गए, तो आपको मतलब अच्छी फीलिंग नहीं आएगी? पढ़ना जरा, ये पढ़ लोगे आप? आपको तो अच्छी फीलिंग आनी चाहिए यार, मैं तो काफी लोगों से आगे हूँ। चलो, अब आप, अब जब ये मैंने सारा पढ़ा दिया है, अब ये आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा पढ़ते हैं, उसको नहीं समझ में आना था आपको। पढ़िए जरा, क्या लिखा है यहाँ पर? शैम इलेक्शन, म्यांमार जुंता सर्च फॉर लेजिटिमेसी दो कंट्रोल्ड थ्रू, सॉरी, फॉर लेजिटिमेसी थ्रू कंट्रोल्ड पोल्स इज फ्यूटाइल, व्यर्थ है। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ है, वेस्ट है। ये ऑथर ने लिखा है। अब आपको यहीं से टोन समझ में आ रही है ऑथर की कि क्या कह रहा है वो। आइए, द कोर ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी जहां इलेक्शन होते हैं, उसका मेन प्रिंसिपल सिद्धांत क्या होता है? इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ, क्या लिखा है यहाँ पर? पॉपुलर विल, लोगों की इच्छा, कि लोग इसको चला रहे, यही है ना इलेक्टोरल डेमोक्रेसी का सिद्धांत। उसका प्रिंसिपल तो यही है ना, थ्रू रिप्रेजेंटेशन, कि हम चुन के भेजेंगे। व्हेन इलेक्शंस आर मेयरली हेल्ड, जब इलेक्शन करवाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ टू सबवर्ट दिस, इसको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को मतलब सबवर्ट करने के लिए, दिस विल बाय इंपोजिंग फेवर्ड कैंडिडेट्स, अपने कैंडिडेट्स वहां खड़े करके, दे आर क्लियरली क्या माना जाता है वो? श्याम। सच इज द केस विद म्यांमार थ्री फेज इलेक्शन, मैंने आपको बोला था कितने फेजेस में होगा? 3 फेजेस में होगा। being conducted by junta nearly 5 years after it appended a democratic elected गवर्नमेंट, उसको अपेंड कर दिया था, टेक ओवर कर लिया था, एंड प्रेसिपिटेटेड, और उसके बाद क्या स्टार्ट हो गई? सिविल वॉर। संडे मार्क द फर्स्ट फेज इन 102 टाउनशिप विद द सब्सिक्वेंट फेजेस ऑन जनवरी, सेकंड फेज जनवरी 11 को है, वहां पर 100 टाउनशिप में वोटिंग होगी। जनवरी 25 को 63 टाउनशिप में होगी, और फरवरी में रिजल्ट आएगा। द जुंता कंट्रोल्स बियरली हाफ ऑफ द कंट्री टाउनशिप, कितनी कंट्रोल है जनता का? सिर्फ हाफ, ठीक है। विद इलेक्शंस बीइंग स्किप्ड, कितने कितने एरियाज में इलेक्शन नहीं होने वाले? 65 एरियाज में इलेक्शन नहीं होने वाले। नन ऑफ द मेजर पार्टीज फ्रॉम 2020 इलेक्शंस इज पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन इंक्लूडिंग द विनर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, वो तो पार्टिसिपेट नहीं करी। लेड बाय द इम्प्रिजन्ड लीडर, क्या नाम है उसका? ओंग सैन सू की। एक डॉ नहीं मैंने बोला था, इसका नाम और बड़ा है, डॉ ओंग सैन सू की। वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ओनली कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है बताइए जरा? द यूनियन सॉलिडारिटी एंड, और ये आपको पता है ये कौन सी पार्टी है? स्टफ्ड, और इसके अंदर कौन भरे हुए हैं? विद फॉर्मर जुंता फिगर्स इज अ फोर्स। दिस रिमाइंड्स वन ऑफ द 2010 इलेक्शंस अंडर 2008 कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच द एनएलडी बॉयकॉटेड। ये कहते हैं याद दिलाता है पुराने इलेक्शंस की, जिसमें एनएलडी ने बॉयकॉट कर दिया था। इसमें कौन जीत गया था? यूएस। तो जब मिलिट्री वहां खड़ी है तो वही जीतेगी, और कौन जीतेगा? बट द सिचुएशन इज वर्स नाउ, कहते हैं ये 2008 से भी बदतर सिचुएशन है, विद द जुंता बॉम्बिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ सिविलियंस फॉर
5 years बम गिरा के ऊपर उनको मार रहा है। इट ऑल्सो फेस इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट चैलेंज सिंस द अर्ली 1960, और कह रहा है कि 1960s के बाद मिलिट्री को एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। क्या बताइए जरा? एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड एनएलडी एफिलिएटेड, क्या नाम है उनका? पीपल डिफेंस फोर्सेस। वो लड़ रही है ना उसके खिलाफ, जुनता के खिलाफ। बोलो यस और नो। लोकल और लॉयल, और ये लॉयल किसके लिए? लॉयल टू द ऑपोजिशन। किसके लिए? नेशनल यूनिटी। अब आपको ये भी पता है कि ये लॉयल किसके लिए है? नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, मतलब ये डेमोक्रेसी के लिए चाहते हैं। और नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट किसके द्वारा फॉर्म की गई थी? बाय द एनएलडी एग्जाइल्स लिखा है। एग्जाइल्स, क्योंकि वो कौन है? अंडरग्राउंड हैं, ये उसको सपोर्ट करते हैं। एंड वन कंट्रोल ऑफ सिग्निफिकेंट टेरिटरी, मतलब ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर करके इसने काफी मिलिट्री से अपनी पावर छीन के काफी टेरिटरी के ऊपर रूल कर रहे थे ये। बाय द लेट 2023 दिस कोएलिशन, ये वाली जो ये क्या नाम है इसका? नेशनल डिफेंस फोर्सेस, ये वाली कोएलिशन विद आर्म्ड विद किससे वेपन ले रहे थे ये? चाइनीज वेपन्स, डेल्ट द बिगेस्ट ब्लो थ्रू द थ्री ब्रदर अलायंस। अब ये नहीं मैंने पढ़ाया था, थ्री ब्रदर अलायंस, तीन एथनिक ग्रुप की एक अलायंस बनी और ये मिलिट्री के खिलाफ लड़ रहे थे, चाइना से वेपन ले रहे थे। पर 2023 में ये जो अलायंस है इसको एक बहुत बड़ा झटका लगा। क्यों झटका लगा? चाइना ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। चाइना ने अपना हाथ पीछे, क्योंकि चाइना को क्या चाहिए म्यांमार से? रिसोर्सेज चाहिए। तो एंड रखीन स्टेट और शैन स्टेट में ये थे सीजिंग टाउनशिप अलोंग द चाइना बॉर्डर। तो अब इनको झटका क्या लगा? जुनता जुनता जो मिलिट्री है सस्टेन्ड बाय रशिया, रशिया से सपोर्ट मिल रही थी, बेलारूस से मिल रही थी। वन बैक वाज मिलिट्री बैकफुट पे थी अंटिल चाइना चेंज टैक इन 2000। अब मिलिट्री जो है फ्रंट फुट पे आई है, क्योंकि चाइना जो रिबेल्स को सपोर्ट कर रहा था वो किसको सपोर्ट करने लग गया है? तो अब वो फ्रंट फुट पे आया है। प्रायोरिटाइजिंग इट्स जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पर्टिकुलरली एक्सेस टू द इंडियन ओशन। चाइना को क्या मिल गया? एक्सेस है इंडियन ओशन का। बीजिंग प्रेशर था, ये जो थ्री ब्रदर अलायंस था, इन्होंने बीजिंग ने, मतलब चाइना ने उसके ऊपर प्रेशर डाला टू सीज हॉस्टिलिटीज, की जनता के अगेंस्ट लड़ाई बंद कर दो, मैं आपको हथियार नहीं दे रहा। एंड रिटर्न कंट्रोल टू द, और सारा कंट्रोल किसको दे दो? जनता को दे दो। विच टू ग्रुप्स रिलेक्टेंटली, दो इनमें से ग्रुप्स ने तो हार मान ली, एक अभी भी लड़ रहा है। This shift as well as the lack of centralized command among Burma dominated PDFs, ये पीपल डेमोक्रेटिक फोर्सेस अदर, तो ठीक है मैं आगे ज्यादा नहीं करा रहा। तो ये 25% नॉन इलेक्टेड और ये सब, ये तो आपको मैंने करा ही दिया था। समझ में आएगी बात? आया ना समझ? कहाँ समझ? अगर सीधा पढ़ोगे तो समझ में आएगा, आपके तो ऊपर से चला जाएगा कि ये क्या है। चलिए एनी हाउ, तो अब मैंने आपको ये वाला करवाया, आपको कहाँ गया? चलिए, तो ये फर्स्ट न्यूज़ जो पेज पे हमारी न्यूज़ थी, बांग्लादेश वाली सारी का ही, म्यांमार वाली सारी करवाई मैंने आपको। देन ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, ये नहीं हम कर रहे। ये जितनी पॉलिटिकल न्यूज़ है ये नहीं हम कर रहे। तो वर्ल्ड इज लुकिंग एट इंडिया विद ग्रेट होप से पीएम, ये ठीक है हमारे लिए। ये भी बहुत इशू चल रहा है, आपको पता है? त्रिपुरा, एक लड़का था त्रिपुरा का, देहरादून में मार दिया उसको। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जस्ट बिकॉज वो अलग दिखते हैं थोड़ा सा, है ना? उसको लोग कैसे कैसे गलत वर्ड्स और ये वर्ड बुलाते हैं यहाँ नॉर्थ इंडिया वाले ज्यादातर। कई तो ये मोमोज मोमोज भी बोलते हैं उनको, काफी हैं ऐसे बोलते हैं, बहुत गलत है। इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी मेड अप ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड एथनिसिटीज। तो जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, तो क्या है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जरा सा कुछ थोड़ा सा बंदा अलग कर दिखता है तो यहाँ पर हमारे इंडियंस मतलब क्या ही करने बैठ जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो उसको मार ही दिया, सिर्फ सी बात है। मन की बात ये कर रहे थे मोदी जी आपके साथ, तो ये मेरे को ठीक है, इतना मुझे नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया। ये नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इंडिया लेके आ रही है, जेंजी आपके बारे में बात करें कि काफी आपकी सपोर्ट चाहिए इनको। और उन्नाव रेप केस की मैं कहानी बताता हूँ आपको, बहुत चल रही है। और ये प्रेसिडेंट मुर्मू जी जो ये जो मुर्मू जी ने जो सबमरीन के अंदर झूठे लिए हैं, सबमरीन के अंदर, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? मुर्मू जी ने, पहले मुर्मू जी वाला पढ़ोगे या ये प्रोटेस्ट जो उन्नाव रेप केस वाला पढ़ोगे? जल्दी बताओ। आज लॉ नहीं पढ़ी जाएगी आज सर, ये भी तो इंटरेस्टिंग ही है। इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? है ना? इंटरेस्टिंग है ना? तो फिर कौन सा पढ़ोगे, रेप केस वाला या मुर्मू जी वाला जो है, झूठे वाला? ठीक है। तो मुर्मू जी जो है आपको पता है राष्ट्रपति आपके, उन्होंने एक सॉर्टी, जिसको बोलते हैं सॉर्टी मतलब शॉर्ट ट्रिप, 2 घंटे की एक सबमरीन है जिसका नाम है आईएनएस वॉकशीर। क्या नाम है उसका? आईएनएस है। आईएनएस मतलब इंडियन नेवी शिप। क्या है उसका मतलब? इंडियन नेवी शिप। और उसको क्या बोलते हैं? वॉकशीर। सबमरीन पानी के नीचे रहती, पनडुब्बी होती है वो। क्या होती है वो? पनडुब्बी। उसका मेन काम होता है स्टेल्थ ऑपरेशन करना। क्या करना? स्टेल्थ, ओवर्ट, छुप के, सीक्रेट,
क्योंकि बाकी शिप्स तो दिख जाती हैं दुश्मन के। वो पनडुब्बी नीचे है, नीचे जाके दुश्मन की कोस्ट के पास जाके सारी इंफॉर्मेशन गैदर करती रहती है पनडुब्बी। ठीक है, इंडिया की पनडुब्बी का नाम वर्कशीर है, वहां पर इन्होंने ये लिया है। और ये आपके नेवी के चीफ का नेम बताइए क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। बाय द वे, एयर चीफ का क्या नेम है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, आपको याद होगा, अमर सिंह। क्या नाम है उनका? बताओ, किसी को पता है क्या? एयर चीफ नेम अमर सिंह है, आई थिंक उनका नेम अमरप्रीत सिंह। ठीक है, अमरप्रीत सिंह। और आर्मी के हैं ये आपके जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी चीफ का क्या नाम है? जनरल उपेंद्र, UPENDRA, उपेंद्र द्विवेदी। DWI। ठीक है, दो वेद आते हैं जिनको। ठीक है, DWIVEDI, वेदी। उपेंद्र द्विवेदी। एयरफोर्स चीफ का क्या नाम है? अमरप्रीत सिंह। नेवी चीफ का क्या नाम है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। ठीक है जी। एंड जनरल मनोज पांडे को सक्सीड किया था इन्होंने, नहीं, किनको? उपेंद्र द्विवेदी ने। वो तो आर्मी चीफ है। यहाँ पर देखिए आप, अ, अब यहाँ पर देखा देखा जाए तो ये कि 2 घंटे का इन्होंने ये जो टूर किया, और इन्होंने ये सेकंड प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने सबमरीन के अंदर ऐसा किया। ये सेकंड प्रेसिडेंट बन गई है मुर्मू जी। पहले थे एपीजे अब्दुल कलाम, पहले एपीजे अब्दुल कलाम थे। अब ये सेकंड प्रेसिडेंट है जिन्होंने एक सबमरीन के अंदर, ये देखो हवाई जहाज पे तो सारे प्रेसिडेंट लेते हैं, राफेल पे और ये वो सब इन्होंने लिया है, पर सबमरीन में ये सेकंड प्रेसिडेंट बनी है आफ्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और आप ये देखिए, आप इसका INS वर्कशीर इसका नाम है। ठीक है, और इंडियन नेवी का मोटो क्या है? वीरता, वर्चस्व, वर्चस्व, वर्चस्व एंड विजय। करेज, सुप्रीमेसी, विक्ट्री। वीरता, वर्चस्व, विजय, इंडियन नेवी का मोटो है। देखिए, मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है, इसके ऊपर मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पीपीटी। ये मुर्मू जी ने कॉन्स्टिट्यूशन संथली लैंग्वेज में निकाला है, ये भी दिखाता हूँ आपको। उससे पहले आप देखिए, समुद्र प्रताप भी देखते हैं बाद में, एंड किम्बरले प्रोसेस बाद में देखते हैं। काफी ज्यादा ही बना दिया मैंने आपके लिए आज। मुझे लगा था कि सारा ही करवा दूंगा और लॉ भी करवा दूंगा। ये देखिए आ गया, प्रेसिडेंट मुर्मू अंडरटेक सॉर्टी ऑन सबमरीन INS बख्शीर। देखिए आप ध्यान से प्लीज, शी इज द सेकंड प्रेसिडेंट। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये घर पे जाके जो नोट डाउन करना होगा कर लेना, अभी जो होता है उतना कर लो। मुर्मू जी बिकेम सेकंड प्रेसिडेंट टू एक्सपीरियंस सबमरीन सॉर्टी। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में लिया था, और उन्होंने कौन से सबमरीन में लिया था बताइए जरा? इंडियन नेवी शिप सिंधु रक्षक, सिंधु रक्षक में उन्होंने ये सॉर्टी की थी। नेवल एडमिरल जो है दिनेश के त्रिपाठी हैं, ये साथ में गए थे। प्रेसिडेंट इज, अच्छा प्रेसिडेंट को क्या बोलते हैं बताना जरा? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक तो होते हैं हर एक यूनिट के या आर्मी के, नेवी के हेड, वो तो चीफ होते हैं, बट सुप्रीम कमांडर कौन है सबका? नेवी, आर्मी और ये आपका एयरफोर्स कौन है? प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम, ये एग्जाम में आता है, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस? प्रेसिडेंट। अच्छा, आगे देखें यहाँ पर, इन नवंबर 2024 प्रेसिडेंट विटनेसेस एन ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन बाय इंडियन नेवी ऑन बोर्ड। अच्छा, 2024 में ये INS विक्रांत पे भी गई थी। INS विक्रांत पता आपको क्या है? नहीं पता आपको? ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। क्या है ये? एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर है प्यारे बच्चों। एयरक्राफ्ट कैरियर पता क्या होता है? 20 फुटबॉल ग्राउंड जितनी बड़ी शिप, 20 फुटबॉल के ग्राउंड मिला लो इतनी बड़ी। उसी के अंदर मॉल है, उसी के अंदर हॉस्पिटल है, उसके अंदर चलता फिरता आइलैंड है। क्या है वो? चलता फिरता आइलैंड। 20 फुटबॉल फील्ड्स के साइज की शिप है इंडियन नेवी शिप। क्या नाम उसका? विक्रांत। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए बोलते हैं
क्योंकि यहाँ पर एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स लैंड भी कर सकते हैं उसके ऊपर और इसे टेक ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक कंट्री की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईएनएस विक्रांत ऐसे मैंने बना दिया है, वैसे ये मेरी ड्राइंग बिल्कुल बुरी है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत, तो यहाँ से टेक ऑफ भी हो सकता है, यहाँ पर लैंड। अब बोलोगे इससे क्या फायदा है? अगर हमारा चाइना से लड़ाई हो जाए तो हमारे फाइटर जेट दिल्ली से या कोलकाता से उड़ेंगे, जो नजदीक पड़ता है वहां से उड़ेंगे और बॉम्बिंग करेंगे, फिर रीफ्यूलिंग के लिए वापस आएंगे, फिर अपना रीस्टॉक करेंगे, फिर जाएंगे। कितना टाइम जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? यही हम चाइना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर देंगे, वहीं पे लैंड करेंगे, वहीं से उड़ेंगे, वहीं से लैंड करेंगे, वहीं से उड़ेंगे। है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट? ठीक है, समझ में आया? इंडिया के पास एक और था जिसको अब डीकमीशन कर दिया हमने। आईएनएस विक्रांत से पहले था हमारे पास आईएनएस, देखना कौन था फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास, जो रशिया से लिया था हमने। अब वो डीकमीशन हो गया है, उसकी एज पूरी हो गई है, डीकमीशनिंग हो गई है उसकी, कि इसकी अब इसको हम यूज नहीं करेंगे। रशिया से लिया था हमने। ठीक है, अभी हमारे पास आईएनएस विक्रांत है। नहीं नहीं, वो पहले था शायद उसका, नहीं आईएनएस विक्रांत ही था उसका नाम। हाँ, उसी के नाम पर ये हमने खुद बनाया अब नया वाला। वो तो डीकमीशन हो गया ना। अब एक और बना रहे हैं, उसका नाम है आईएनएस विशाल। क्या नाम है उसका? आईएनएस विशाल। वो बना रहे हैं अभी। ठीक है, चलो ये वहां उस पे भी गई थी ये। चलो उस पे भी गई थी, आगे देखते हैं अब। आगे ये क्या है, की पॉइंट्स ऑन आईएनएस बख्शीर, देखिए आप। ये एक सबमरीन है और ये 6th सबमरीन है, फाइनल सबमरीन है। आप नोट डाउन करिए, प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडिया ने 6 सबमरीन्स लेनी थी। ठीक है, 6 सबमरीन्स लेनी थी प्रोजेक्ट 75 के तहत, जिसमें से ये 6th लास्ट है जो कि इंडिया में आ गई है और कमीशन भी हो गई है। 6th थी, इससे पहले 5 और आई हैं, सबका नेम याद होना चाहिए आपको। और ये, हाँ जी, नहीं ये फ्रांस की एक कंपनी है, एमारिस। ठीक है, फ्रेंच नेवल ग्रुप है एमारिस। वो उसके साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया हमें, कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, आप सबमरीन बनाइए। इंडिया में ही बनाई गई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है और बनाई है मैजागांव डॉक लिमिटेड ने। किसने बनाई है? मैजागांव डॉक। यही मिलेगा आपको, सब सब यही मिलेगा आपको, जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मिलेगा आपको। मैजागांव डॉक लिमिटेड उसने बनाई है, फ्रांस की कंपनी आमरिस, उसने ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी है। स्कॉर्पिन क्लास है, कौन सी है ये? स्कॉर्पिन क्लास। इंडिया में इसको कलावरी क्लास बोलते हैं। स्कॉर्पिन क्लास का मतलब डिजाइन, मतलब आप ये मत पूछना कि स्कॉर्पिन मतलब क्या सर, मतलब अलग अलग डिजाइन होते हैं ना, तो स्कॉर्पिन क्लास बोलते हैं। इंडिया में स्कॉर्पिन को कलावरी क्लास बोल देते हैं। तो ये वो है। ठीक है, एंड 6 टोटल आनी थी, 6 की 6 आ चुकी हैं। ठीक है, 3 का नाम वी से शुरू होता है और 3 का नाम आपका के से शुरू होता है। के से 3 का, 3 का वी से। ठीक है, मैं बताता हूँ। वेला, VELA, वेला, वगीर, वक्शीर, करंज, खंडेरी, और एक और है, करंज, खंडेरी, और यहाँ देखो यही मिलेगा आपको, बख्शीर है। इसके अलावा यहाँ नाम मिलेगा आपको, वेला, वगीर और वक्शीर। ठीक है, 3 वी से हो गई, वेला, वगीर और वक्शीर, और कलावरी, खंडेरी एंड करंज। 3 केसे हैं। वापिस आइए जरा, प्रोजेक्ट 75 याद रखना। और काफी सारे ऑपरेशन कर सकती है ये सबमरीन। एंटी सरफेस वॉरफेयर कर सकती है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर कर सकती है। एंटी सबमरीन मतलब दुश्मन की सबमरीन नीचे से ये भी है उसको उड़ा देगी, ये भी कर लेगी। इंटेलिजेंस गैदरिंग इसका काम होता है, दुश्मन के देश के पास जाके उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करना। देन उसके बाद एरिया सर्विलियंस करेगी। स्पेशल ऑपरेशन कर सकती है, इसके अंदर टॉर्पीडोज हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, सोनार सिस्टम है। और मोर ओवर ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। कौन सी है ये? डीजल इलेक्ट्रिक है। डीजल इलेक्ट्रिक मतलब इसको पावर जो मिलती है वो डीजल से मिलती है। पर अब आपको पता है फ्यूल को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पता है कि नहीं? वैक्यूम के अंदर तो कभी भी फ्यूल बर्न नहीं होता ना। तो फिर इसकी सबसे बड़ी एक फ्लॉ ये है कि इसको बार बार रीसर्फेस होना पड़ता है, पानी पे वापस आना पड़ता है। वो ऑक्सीजन लेके फिर दोबारा नीचे जाती है, क्योंकि डीजल बर्न ही नहीं होगा। दोबारा दोबारा क्या करना पड़ता है? रीसर्फेस होना पड़ता है, जो कि इसके पर्पस को डिफीट ही करता है एक तरह का। क्योंकि सबमरीन का तो मेन पर्पस होता है कि स्टेल्थ ऑपरेशन करना, कोवर्ट ऑपरेशन करना, छुप के करना, ताकि ये पकड़ी ना जा सके। जब बार बार
48 आवर्स के बाद इसको रीसर्फेस होना ही पड़ेगा। 24 आवर्स के बाद इसको दोबारा रीसर्फेस होना ही पड़ेगा। तो इसकी बहुत बड़ी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी आप लगाओ, ये फ्लॉ यही है इसका। पर इसके अंदर एक सिस्टम लग सकता है जिसको बोलते हैं एआईपी, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। क्या बोलते हैं? एयर, आई इंडिपेंडेंट, पी से प्रोपल्शन। एआईपी टेक्नोलॉजी इसके अंदर लग सकती है। एआईपी समझते हो आप? एयर इंडिपेंडेंट, एयर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर इसके अंदर क्या लग जाए, एयर आईपी, मतलब दोबारा दोबारा रीसर्फेस होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 48 आवर्स में दोबारा ऊपर आने की नहीं जरूरत पड़ेगी। बट अभी लगी नहीं है, मतलब लग सकती है इसके अंदर ये चीज। तो ये मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट 75 के बारे में, ठीक है। फ्रेंच कंपनी, ये देखिए, नेम्ड आफ्टर सैंडफिश के नाम पर एक सैंडफिश है, डीप वाटर सैंडफिश है, बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है, प्रीडेटर है, वो शिकारी है सैंडफिश, ठीक है। उसके नाम पर है वक्शीर। ये पहले भी एक 1974 में आई थी, उसको उसका लाइफ पूरी हो गई थी, 1997 में उसको डीकमीशन कर दिया। अब ये नई वाली आई है। द न्यू सबमरीन इज द इनकार्सरेशन, इसका नया जन्म हुआ है, पुरानी तो डीकमीशन हो गई थी, तो अब नहीं लेके आए हैं हम। इवन आफ्टर शिप, अच्छा, नेवी में एक ना ट्रेडिशन है कि अगर कोई शिप डीकमीशन भी हो जाए ना, उसके नाम की दोबारा एक शिप आती ही आती है। यहाँ देख लो, न्यू शिप सबमरीन रिप्लेसेस द ओल्ड वन। जैसे इन्होंने बोला ना कि विक्रांत पहले था, तो वो डीकमीशन हो गई थी, अब नया वाला विक्रांत आया। प्रोजेक्ट 75 अगर आप देखेंगे तो दो प्रोजेक्ट्स हैं, ध्यान से देखना जरा। एक प्रोजेक्ट 75, एक प्रोजेक्ट 75 आई है। प्रोजेक्ट 75 आई का मतलब है इंडिया, और प्रोजेक्ट 75 नॉर्मल। प्रोजेक्ट 75 फ्रेंच नेवल ग्रुप एमआरएस, उसने 6 सबमरीन हमें बना के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी थी, मैजागांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। प्रोजेक्ट 75 में 6 और लेंगे हम, वो हम इंडिया में बनाएंगे इंडिजीनियसली। अब ये भी इंडिया में ही बनी है, नो डाउट, बट उसमें इंडिजीनियस कंटेंट ज्यादा होगा। इंडिजीनियस मतलब ये इनकी फैक्ट्री है, इनसे हम लोहा ले लेंगे, ठीक है, कुछ मतलब उसमें इंडिजीनियस कंटेंट, भारत के इंडस्ट्री, मतलब आप समझते हो ना, वो जिसको हम क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस, ठीक है। तो मेक इन इंडिया वाला काम, तो उसमें हमने 6 और लेनी है, और वो वाला प्रोसेस चल रहा है अभी। तो अगर आप देखेंगे, दो फेजेज हैं इसके। एक फर्स्ट फेज में 6 सबमरीन मैजागांव डॉक लिमिटेड अंडर प्रोजेक्ट 75 मैजागांव डॉक लिमिटेड। देन फेज 2 के अंदर एडिशनल सबमरीन लेंगे हम, ठीक है, इंडिजीनियस, वो इंडिजीनियसली हम बनाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट 75 है, ये अप्रूव कब हुआ था? कारगिल वॉर हुई थी 1999 में, तब उन्होंने बोला था कि हमें इंडिया को क्या, कितनी सबमरीन चाहिए बताओ जरा, 24, 30 इयर्स के पीरियड में। तो 1999 मतलब 2000 सन की बात है, 2030 तक इंडिया को 24 सबमरीन चाहिए। बट हमारे पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे, तो उन्होंने उसको कम करके 12 कर दी, 6 प्रोजेक्ट 75 में, 6 प्रोजेक्ट 75 आई में। तो 75 में 6 कौन सी हैं? कलावरी, खंडेरी, करंज, वेला, वगीर, वक्षित, ये 6 की 6 कमीशन हो गई हैं, अब चालू हो गई हैं, इसको यूज किया जा रहा है। और अप्रैल 2021 में इन्होंने स्कॉर्पियन क्लास वाला मैंने आपको बताया था, नेवल ग्रुप का क्या नाम था बताइए जरा? आर्मारिस, ठीक है, ठीक है। आगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। प्रोजेक्ट 75 में 6 स्कॉर्पियन क्लास हैं, ये मैंने आपको बताया ये। और मैजागांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है, लिमिटेड, मुंबई के। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रेंच डिफेंस मेजर नेवल ग्रुप ने। एंड बजट साइज 23,000 करोड़। एंड 1997 में मैंने आपको बोला था, ये सब उसी का। और ये डेट वाइज मैंने बता दिया है कि कलावरी 2017 में आई, खंडेरी 2019 में आई, करंज 2021 में आई, वेला 2021 में आ गई, वगीर 2023 में आई, वक्षीर 2025 में आ गई। देन की फीचर्स क्या है इसके? तो मैंने बोला ये डीजल इलेक्ट्रिक है, अटैक सबमरीन है, ठीक है, ये अटैक कर सकती है, फ्यूचर अपग्रेड इसमें हो सकते हैं, एआईपी टेक्नोलॉजी इसके अंदर लग सकती है। एआईपी लग गई तो उसको बार बार ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसकी जो कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ये तो हमने देख लिया, इंटेलिजेंस शेयरिंग और ये सब है। प्रोजेक्ट 75 आई का मतलब इंडिया है, इंडिजीनियस नहीं है। अगर आपको ऑप्शन में आ जाए कि प्रोजेक्ट 75 में आई इंडिजीनियस है या इंडिया है, तो क्या टिकर क्या होगे? इंडिया, ठीक है, इंडिया। इसमें भी हम लेंगे, और ये भी डीजल इलेक्ट्रिक ही है, देख लो आप, ये भी कौन सी होंगी? डीजल इलेक्ट्रिक ही होंगी। और इसके ये थोड़ी प्रोजेक्ट 75 वाली सबमरीन से थोड़ा सी ज्यादा एडवांस्ड होंगी। क्या होंगी? ये थोड़ी ज्यादा एडवांस होंगी, और इसके अंदर ऑलरेडी एआईपी सिस्टम लगाया होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। और जो पहली इसमें से सबमरीन आएगी, उसमें से 45% कंटेंट इंडिजिनस होगा, भारत से लिया होगा, भारत की सबमरीन में लगाया जाएगा पहली वाली में। और बाकी 5 में 60% कंटेंट जो है वो इंडिया से लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? इंडिजिनियस है कि नहीं, इंडिया से ले रहे हैं ना, सामान लगा रहे हैं ना। समझ में नहीं आया बात? देखो एक चीज देखो, आप अगर आप बनी बनाई चीज लेते हो ना दूसरे देश से, आपका सारा पैसा आपकी इकोनॉमी से चला गया, उसकी इकोनॉमी में गया, उनके लोगों को काम मिला, वहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, उनकी इकोनॉमी को फायदा हुआ। आपकी इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ? आपने डायरेक्ट परचेज कर लिया, अपने पास ले ली चीज,
यही आप अगर उसको ये कह रहे हो कि भाई तेरे से लेंगे पर तू इंडिया में बना, इंडिया के लोगों, इंडिया का इंडिजिनियस कंटेंट ले, तो इंडिया की फैक्ट्रीज को काम मिला, इंडिया के लोगों को काम मिला, उनको एम्प्लॉयमेंट मिली, इंडिया का पैसा इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया ने ही यूज किया। आई बात समझ या नहीं? समझ में आई बात या नहीं? समझ में आई? ये चलो आगे देखो, ये 43,000 करोड़ इसका बजट है प्रोजेक्ट 75 आई का। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मैंने आपको बता दिया कि नहीं तो 48 आवर्स में ऊपर आना पड़ता था, ये वो चीज है। और कन्वेंशनल सबमरीन डीजल इलेक्ट्रिक है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन में ऊपर आने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, यहाँ तक तो ये न्यूज़ खत्म हो गई कि मुर्मू जी यहाँ पर गई थी, मैंने सारी हिस्ट्री ट्राई कर दी आपको। अब मैं आपको बताऊं इंडिया में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कितनी है। न्यूक्लियर पावर्ड, डीजल इलेक्ट्रिक नहीं, न्यूक्लियर से चलती है। न्यूक्लियर से चलती है मतलब उसको कभी भी ऊपर आने की, रीसर्फेस होने की जरूरत ही नहीं है। वो 2-2 महीने 3-3 महीने नीचे रह सकती है, बस एक ही पर्पज के लिए ऊपर आना पड़ेगा, वो है फूड रीस्टॉकिंग। खाना खत्म हो गया तो ऊपर आना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं आना पड़ेगा। तो कौन सी है हमारे पास न्यूक्लियर पावर्ड? दो ही है, एक है आईएनएस अरिहंत और एक है आईएनएस अरिघात। ठीक है, दो हैं। आईएनएस अरिहंत है हमारे पास, अरिहंत, आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस अरिघात। आईएनएस अरिहंत एंड आईएनएस अरिघात। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवी, ये यहाँ पर नहीं है इसके अंदर, ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ न्यूक्लियर पावर सबमरीन वाला, वो इस पीपीटी के अंदर नहीं है। आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन है हमारे पास। आगे बात समझ, चलें आगे। सर जो 75 आई प्रोजेक्ट था वो कब वो बाद में आया 2006 के अराउंड, उन्होंने फिर उसको अप्रूव करा था, यहाँ पर लिखा भी होगा, लेकिन प्रोजेक्ट 75 आई यहाँ पर लिखा होगा। बाद में आया प्रोजेक्ट 75 के बाद 75 आई आया है, सक्सेसर है वो 75 का। बताइए, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आज की तो न्यूज़ ही नहीं कवर हुई, अभी तो न्यूज़पेपर ही नहीं खत्म हुआ। क्यों, मजा नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा? ये वाला पढ़ लो यार थोड़ा सा, मैं ऊपर से बता देता हूँ। आज तो हमारी लॉ रह गई, कल नहीं रहेगी। कल इतना लंबा चौड़ा कोई कहानी हो, आज बता दी ना, अब आप ड्राइविंग सीट पे आ गए हो। अब आप, ये आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ क्या है। उन्नाव के अंदर एक रेप हुआ था, एक माइनर का, और किया था बीजेपी के लीडर ने। आई थिंक वो मिनिस्टर भी था, एमएलए था, उसका नाम था कुलदीप सेंगर। ठीक है, कुलदीप सेंगर, उसने रेप किया। और क्योंकि पावरफुल बंदा था तो उसने रिपोर्ट लिखाई, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, उसके फादर ने उसके प्रोटेस्ट किया, वो भी नहीं। तो जब वो थाने में उसके फादर गया कि लिखो आप हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रहे, तो कुलदीप सेंगर पुलिस थाने में आता है और उसके फादर को उल्टा पकड़ लेती है पुलिस, उसको ही जेल में डाल देती है और पीटती है और उसके फादर को मार देती है। और मतलब कुलदीप सेंगर भी बीच में इन्वॉल्व होता है और उसके फादर को ही मार देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको भी मारने की कोशिश की गई, जो विक्टिम थी ये किसी तरीके बची। ह्यू एंड प्रोटेस्ट, ये ह्यू एंड क्राई हुआ, प्रोटेस्ट हुए। चलो फाइनली पब्लिक प्रोटेस्ट जब ये हुए, तो इंडिया में जस्टिस जो है पुअर मार्जिनलाइज और इनके लिए नहीं है। इंडिया में लॉ जो है सिलेक्टिवली अप्लाई किया जाता है कि नहीं? न्यूज़ में देखते हो कई बार क्लिप, पुलिस वाले हेलमेट ना डालें, वो कहते हैं हम नहीं डालेंगे, आप नहीं डालोगे तो आपके लिए लॉ है ना? कोई मंत्री का बेटा कुछ वो कर, वो आपने देखा वडोदरा में जो क्रैश हुआ था, एक वो लड़का जो क्या अनदर राउंड, अनदर राउंड, याद है कि नहीं? वो कर रहा था जो, उसको भी तो बेल मिल गई है, पता कि नहीं आपको? बेल मिल गई, बेल मिल गई, मतलब छोड़ा तो नहीं है। हाँ वो भी था। तो इसमें इसको फाइनली ह्यू एंड क्राई हुआ, ट्रायल कोर्ट, ट्रायल चला इसके ऊपर, ठीक है, केस चला। ट्रायल में इसको कन्विक्ट किया कोर्ट ने। देखो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी क्या है? पर आप बोलोगे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कई बार जुडिशरी गलत फैसले भी दे देती है। तो कन्विक्ट कर दिया जी इसको, लाइफ इंप्रिजनमेंट दी है। क्या दिया है? लाइफ इंप्रिजनमेंट, रेप के लिए उम्र कैद की सजा। ठीक है, हीनियस ऑफेंस है रेप, है कि नहीं? बोलो यस और नो। जो इसने इसके फादर को मारा था उसका केस अलग से चला, के लिए इसको 10 साल की है कितनी सजा हुई है, इसका हाथ था उसके अंदर, वो भी हुई है। फाइनली ट्रायल, अब कहानी समझो, कहानी क्या है। ये क्या कर दिया मैंने, ये नहीं,
ठीक है। देखो, ये ट्रायल कोर्ट में जब ये वाले केसेस होते हैं ना, जो मर्डर के, रेप के केसेस, वैसे तो हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स की मैं आपको क्रोनोलॉजी बताता हूँ। सबसे पहले होता है नीचे मैजिस्ट्रेट कोर्ट। कौन सा होता है ये? मैजिस्ट्रेट। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट, उसके ऊपर आपको मिलेगा सेशन, सेशन कोर्ट्स, उसके ऊपर आपको मिलेगा हाई कोर्ट, उसके ऊपर आपको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये यहीं पे आप जाओगे आपको मिलेगा। सेशन कोर्ट भी आपको यहीं मिलेंगे। सेशन कोर्ट और मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फर्क ये है कि सेशन कोर्ट या सेशन जज बैठता है ना यहाँ पर, वो हायर इन हायरार्की है। वो बड़े बड़े केसेस को सुनता है, मर्डर के केसेस ये नहीं सुन सकते। ठीक है। मैजिस्ट्रेट जो है ये पावर रखता है 3 साल की सजा देने की। कितनी? ठीक है। और यहाँ पर सीजीएम होता है हमारा, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, वो 7 साल की सजा दे सकता है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अब मर्डर, रेप जैसे केसेस या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, डाइवोर्स वाले सारे, वो कहाँ जाते हैं? अब मैट्रिमोनियल सेशन कोर्ट तो नहीं सुनेगा, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगा। कौन सुनेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट ये नॉमेनक्लेचर अलग अलग इसलिए है। सिविल केसेस के केस में हम उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल देते हैं, और क्रिमिनल केसेस में हम उसको क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट। अगर क्रिमिनल केस सुन रहा है जज तो उसको हम सेशन जज बोल देते हैं, अगर सिविल केस सुन रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट है तो क्रिमिनल केसेस सुन रहा है, अगर सिविल केसेस सुन रहा है नीचे, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, चेक बाउंस का डिस्प्यूट, कोई ऐसा सुन रहा है, तो चेक बाउंस भी वैसे क्वासी क्रिमिनल ही है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो उसका नाम है सिविल जज जूनियर डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको? सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज है जी। तो पहले यही एग्जाम के लिए प्रिपेयर, हमारे पास जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं इसके लिए प्रिपेयर करते हैं। अब 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आ गया। अब तो क्या आ गया? अब 3 ईयर प्रैक्टिस रूल। 3 साल की प्रैक्टिस से पहले अब आप जज नहीं बन सकते, पहले 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हुआ क्या? कुलदीप सेंगर का केस यहाँ गया। कहाँ गया? यहाँ पर बताओ जरा, कहाँ पर गया है कुलदीप सेंगर? यहाँ गया है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट ने उसका ट्रायल किया, एविडेंस लिए, एविडेंस, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कुलदीप सेंगर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। तो ये बंदा लाइफ में, यहाँ पर जब केस चल रहा है, केस के दौरान, ठीक है, ये फाइनल जब जजमेंट आ गई तो कोर्ट ने बोला भाई तू कन्विक्टेड है, तू दोषी है, और तेरे को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी हमने। ठीक है जी, दे दी। इसको जेल में डालेंगे कि नहीं? सजा आ गई ना, सजा सुना दी कि नहीं? जेल में डाल दिया इसको। जब जेल में डाल दिया तो इसको 5 साल, 6 साल, 5-6 साल हो गए जेल में रहते हुए। जब ये जेल में था तो चलो, तब क्या हुआ कि, क्योंकि जेल में इसके बाद 5 साल नहीं हुए, ध्यान देना जरा, जब उसके ऊपर एफआईआर हुई होगी, एफआईआर होने के बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया होगा ना, भाग ना जाए, है ना? और जब भाग ना जाए, और अगर ये बाहर रहता तो जैसे इसके पापा को मरवा दिया, विक्टिम को भी मरवाता, बहुत पावरफुल बंदा है ना ये, विक्टिम को भी मरवा देगा, एविडेंस जो गवाह है उनको सबको मरवा देगा। तो यहाँ से ये जेल में है, और जब सजा सुना दी तब से भी जेल में। पर जैसे ये फैसला आया होगा, इसने अपील की होगी इस फैसले के खिलाफ। इसने बोला होगा कि ये फैसला ट्रायल कोर्ट का सही नहीं है, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे दोषी करार दिया है। तो इसने सेशन कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया होगा। बोलो यस और नो। इसने चैलेंज करके क्या फाइल की होगी? अपील। अपील कहाँ फाइल की होगी? तो जब ये अपील करता है, तो अपील करके कहता है मेरे केस की सुनवाई करो, तो अपीलेट कोर्ट केस को सुनेगा ना। लोअर कोर्ट से गलती हो सकती है, हायरार्की तभी तो बनाई है कि भाई एक बंदे की लाइफ का सवाल है, भाई हो सकता है कि डेथ पेनल्टी भी देता है, तो लोअर कोर्ट के बाद उसको एक राइट हो अपील करने का, दूसरा फिर ऐसे अपील करने का राइट हो। तो जब इसने अपील की तो इसने एक एप्लीकेशन लगाई कि सर मुझे बेल दे दो। क्या दे दो? अब बेल पता क्यों मांग रहा है? कह रहा है सर मैंने अपील की है, आप अपील को डिसाइड करो, अभी तो 3-4 साल लग ही जाएंगे अपील को डिसाइड करते, लग जाएंगे ना, बोलो यस और नो। कहता है सर आप अपील में केस सुनो मेरे खिलाफ आप, पर सर मुझे बेल दे दो आप। क्योंकि देखो यहाँ पर भी बेल के लिए उसने अप्लाई किया होगा लोअर कोर्ट में, उसने बोला होगा कि सर मेरे ऊपर तो अभी आरोप लगे हैं, अभी तो मैं दोषी नहीं हूँ, अभी तो मेरे ऊपर क्या लगे हैं? आरोप लगे हैं, मुझे छोड़ दो आप। तो कोर्ट ने नहीं छोड़ा होगा, क्योंकि कोर्ट ने बोला होगा कि तेरे को छोड़ दे, एलिगेशन बहुत सीरियस है तेरे ऊपर, क्या है? एलिगेशन सीरियस है, और प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टया देख के लग रहा है कि तूने किया होगा। हालांकि फाइनल फैसला तो सारे एविडेंस लेने के बाद ही आता है, बोलो यस और नो। तो यहाँ पर कोर्ट ने बेल देने से मना कर दिया होगा, जेल में रखा होगा, और फाइनल ये दोषी भी पाया गया। जब ये अपील करता है तो कोर्ट को कहता है, अपीलेट कोर्ट अब सुनेगी दोबारा से, दोबारा से सुनेगी। दोबारा से जब सुनेगी तो ये कह रहा है सर केस तो अभी लंबा चलेगा, अपील तो अभी लंबी चलेगी, सर मुझे बेल दे दो आप।
पर यहाँ पर अगर एपलेट कोर्ट के पास पावर होती बेल देने की, होती है पावर, एपलेट कोर्ट के पास बेल देने की पावर होती है, उसका सेक्शन मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा। अभी आप देखिए, बेल अगर एपलेट कोर्ट दे देता है कि चल बेल दे देते हैं, तेरी जब तक सुनवाई कर रहे हैं, बेल देंगे तो उससे बॉन्ड बनवाते हैं, उससे सिक्योरिटी लेते हैं, श्योरिटी भी बुलाते हैं कि शॉर्ट तू अपनी श्योरिटी लेके आ कि तू जब जब तेरे को बुलाएंगे तेरे को यहाँ आना पड़ेगा पेशी पे। समझ में आती बात या नहीं? जब भी क्रिमिनल केस की पेशी होती है उसको खुद आना पड़ता है। पर यहाँ पर एक डाइकोटोमस सिचुएशन हो जाएगी। अगर एपलेट कोर्ट बेल दे देगा तो ये मतलब नीचे वाले कोर्ट ने दोषी कह दिया, ऊपर वाला कोर्ट कहता है तेरे को बेल पे छोड़ रहा हूँ, वो कह रहा है कि तू उम्र कैद भुगत, वो कह रहा है तू बेल पे बाहर चला जा। ये कैसे हो सकता है भाई? यहाँ से मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ से बेल भी दे दी और यहाँ पर उसकी सजा भी चल रही है, ये गलत नहीं हो जाएगा? बोलो यस और नो। सजा और बेल दोनों इकट्ठे कैसे चल सकते हैं? नहीं चल सकते। या तो सजा अभी रोक दो और बेल दे दो, और या फिर बेल ना दो, सजा चलने दो, जेल में ही रहने दो। बोलो यस और नो। इसलिए उसने दो एप्लीकेशन लगाई थी, एक उसने बोला था कि मुझे बेल दे दो, और एक उसने बोला था कि मेरे सेंटेंस को सस्पेंड कर दो। क्या कर दो? मेरे सेंटेंस को, सेंटेंस को क्या कर दो प्यारे बच्चों? सस्पेंड कर दो। सर ये वाला सेंटेंस लोअर कोर्ट का भी सस्पेंड कर दो। समझ में आई? एक होता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, एक होता है सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। क्या होता है? सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन। कन्विक्शन जो मेरे ऊपर दोषी सिद्ध हुआ ना मैं, वो भी हटा दो। वो नहीं हटवाया इसने, वो राहुल गांधी के केस में हुआ था। राहुल गांधी डेफेमेशन केस में कन्विक्ट हो गए थे, कन्विक्ट हो गए थे। वो वयानाथ से एमपी थे। तो एमपी जो 2 साल के लिए जिसको सजा हो जाती है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 कहता है कि उसकी एमपीशिप खत्म हो जाती है। बोलो यस और नो? पढ़ाया होगा मैंने, आप लोगों को नहीं पढ़ाया तो सुन लो। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो 10 ये 130 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था ना, वो नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लिखा है कि अगर कोई एमपी किसी ऐसे ऑफेंस के लिए दोषी से दोष कन्विक्ट हो जाता है और जिसकी सजा कितनी मिलती है उसको, मिनिमम कितनी, 2 साल मिली हो, तो उसकी एमपीशिप चली जाएगी। तो राहुल गांधी को भी कन्विक्ट कर दिया था उसने, लोअर कोर्ट ने, डेफेमेशन के लिए। उसने बोला था ना, हाउ कम ऑल द थीफ हैज मोदी एज देयर सरनेम, ऐसे बोला था ना उसने। तो जब उसको ये किया, तो अब उसको तो सजा सुना दी लोअर कोर्ट ने, तो उसके पास तो बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं, कितने लॉयर की टीम है। उसने तुरंत अपील करी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में उसने अपील करके बोला कि भैया आप मुझे बेल दे दो और मेरा सेंटेंस सस्पेंड कर दो। सेंटेंस तो सस्पेंड करना ही पड़ेगा तभी बेल मिलेगी। बोलो यस और नो? जब सेंटेंस सस्पेंड हो जाएगा तो सेंटेंस रुक जाएगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट रुक जाएगा, अभी रुक गया, और बेल मिल गई। बेल है तो वो बाहर आ गया, क्योंकि सेंटेंस तो रोक दिया अभी, तो बेल पे बाहर है वो। पर वो एमपी नहीं दोबारा बन सकता, क्योंकि वो दोषी तो अभी भी है, दोष उसका अभी भी, बस अभी अभी सेंटेंस रोक दिया है। तो उसने बोला था मेरी कन्विक्शन भी सस्पेंड कर दो। क्या कर दो? मेरी कन्विक्शन, मेरी कन्विक्शन भी अभी सस्पेंड कर दो। अगर कन्विक्शन सस्पेंड कर दी, इसका मतलब वो दोषी नहीं मान रहे, और दोषी नहीं मान रहे तो दोबारा से वो एमपीशिप में रीइंस्टेट हो जाएगा। बोलो यस और नो? बट यहाँ पर उसकी कन्विक्शन ही सस्पेंड की है। क्या सस्पेंड करी है? सिर्फ सेंटेंस सस्पेंड कर दिया है। जब सेंटेंस सस्पेंड कर दिया तो उसको बेल भी दे दी है। क्या दे दिया उसको? बेल दी है। और रीजन एक ही दिया है कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, पता क्या दिया है? कि वो 5 साल से 6 साल से जेल में है, इतना लंबा पीरियड जेल में है, अब अपील चल रही है, तो इतने साल जेल में हो गया है, उसके ऊपर हम इसको बेल दे रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाते हैं कि तुम विक्टिम के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में कहीं नहीं घूमो, कहीं दिखोगे भी नहीं, ऐसी कंडीशन लगाई हैं। पर बेल तो दे दी है ना, इतना पावरफुल बंदा आप उसको छोड़ रहे हो, उसने उसके पापा को मरवा दिया, इनको इतने थ्रेट्स हैं, तो आप कह रहे हो ओनली सोल बेसिस ऑफ गिविंग बेल इज व्हाट? कोर्ट का क्या रीजनिंग क्या रही? कि 5 साल। आप देखिए कि जो बंदा दोषी है, नीचे वाले लोअर कोर्ट ने एविडेंस के बेसिस पे फैसला दिया है। क्या आपको लगता है हाई कोर्ट का रीजन सही है? सिर्फ इस बेसिस पे आप उसको बेल दे देंगे? बोलो यस और नो? ऐसा भी नहीं है कि अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ, अभी तो ये लोअर कोर्ट में ट्रायल चल रहा है जी, अभी तो वहां तो हम कह सकते हैं तो अभी तो एविडेंस भी नहीं आए। सिर्फ हीनियस ऑफेंस के केसेस में कोर्ट, जरूरी नहीं कि कोर्ट बोले ना दे बेल, बट यहाँ तो दोष सिद्ध हो गया है ना। बोलो यस और नो? तो यहाँ पर उसको बेल दे दी है। बेल दे दी तो वो बाहर आएगा, बट बाहर आ नहीं पाएगा। पता क्यों? क्योंकि जो उसने पापा का उसके मर्डर किया था ना, उसके लिए भी उसकी कन्विक्शन हो चुकी है, उसके लिए भी कितने साल की सजा मिली उसको? 10 साल की। उस केस में तो बेल नहीं मिली है अभी, तो वो रहेगा तो जेल में। लोग ह्यू एंड क्राई कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ये कैसा न्याय है? दोष सिद्ध हो गया, आपने उसका सेंटेंस सस्पेंड करके उसको बेल पे आप बाहर छोड़ रहे हो, अपील किया उसने, तो भाई इतना हीनियस, इतना बड़ा ऑफेंस और कन्विक्शन हो गया, आपने उसको सेंटेंस सस्पेंड करके बेल दी क्यों? इतना पावरफुल बंदा, उसके फादर को मरवा दिया, उसको थ्रेट्स आ रहे हैं, क्यों दिया आपने बेल? सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज कर दिया। किसने? विक्टिम, विक्टिम ने कहा, किसके ऑर्डर को? हाई कोर्ट के बेल के ऑर्डर को क्या कर दिया है? चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आ गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल कर दी है, आज ही आया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? बेल कैंसिल कर दी।
हाँ नहीं आ पाता बेटे, वो तो आपकी बात ठीक है। क्यों नहीं आ पाता? क्योंकि उसके फादर के केस में भी उसको 10 साल की जेल है, उसमें भी उसने बेल लगाई हुई है। क्या लगाई है उसने? अगर बाई चांस उसमें बेल मिल जाए तो आएगा कि नहीं बाहर? बोलो यस और नो। तो वैसे भी हम ये सोचें कि बाहर तो आ नहीं पाएगा, प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? भाई इतना बड़ा कन्विक्टेड बंदा, कन्विक्टेड, मैं ये भी नहीं कह रहा एक्यूज नहीं है ये बंदा, ये कौन है? कन्विक्टेड है, दोषी है। रेप जैसे लाइफ इंप्रिजनमेंट दी है लोअर कोर्ट ने, क्या दी है? उम्र कैद की, अंटिल द नेचुरल लाइफ, पूरी उम्र तक के लिए, वहां तक के लिए दी है। और हम क्यों ना प्रोटेस्ट करें? और ये क्या जस्टिस है? और वो इंडिया गेट पे जाके प्रोटेस्ट करे थे, वहां पर पुलिस वाले लाठीचार्ज करके विक्टिम को पकड़ के बुला रहे हैं, और जो दोषी है उसके लिए तो वो बीजेपी, क्या है, फॉर्मर बीजेपी एमएलए रहा, ठीक है, कुलदीप सेंगर, ये वो समझ में आ गई ये सारी कहानी। तो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो कल की हेडलाइन में होगा, कल के न्यूज़पेपर में देख लेना आप, वहां पर पहले यही आएगा, सुप्रीम कोर्ट कैंसल्ड द बेल गिवन बाय द हाई कोर्ट, कल के न्यूज़पेपर में वो यही आएगा। प्रोटेस्ट कंटिन्यू अगेंस्ट द बेल टू नाउ केस कन्विक्ट सुप्रीम कोर्ट टू हियर सीबीआई प्ली टुडे। सीबीआई ने चैलेंज किया, क्योंकि सीबीआई पब्लिक ये अथॉरिटी है ना, प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी, वो चैलेंज करेगी ये बेल गलत दे दी है, नहीं मिलनी चाहिए, सीबीआई चैलेंज करेगी, विक्टिम के बिहाफ के ऊपर सीबीआई चैलेंज करेगी। तो ये भी मैंने आपको करवा दिया, ठीक है, और नौ रेप केस वाला भी करवा दिया आपको। उसके बाद अभी तो बहुत कुछ था, पर ठीक है, ये फिल्म मेकर, ये आपका डीजीसी एयरलाइंस वाला नहीं मैं करवा रहा आपको। ये आपको पता है वो ये इंडिगो वाला, एयर इंडिगो वाला ही चल रहा था ये इशू सारा, पता है कि नहीं आपको? फ्लाइट डिलेस, है, फ्लाइट डिलेस वाला। हाँ फ्लाइट, वो क्या रीजन था? डीजीसी ने नए रूल्स निकाले थे, तो उसके कारण स्टाफ की शॉर्टेज हो गई थी। क्या नया रूल्स है डीजीसीए के? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इट इज अ रेगुलेटर ऑफ एविएशन सेक्टर का रेगुलेटर है, क्या रूल्स थे उसके? इंडिगो के सारी फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई थी बताओ? नए रूल्स आए थे डीजीसीए के, पता क्या? कि एक पायलट को आपको मिनिमम वीक के अंदर 48 आवर्स का रेस्ट देना पड़ेगा। कितना? 48 आवर्स का, पहले कितना था? 36 आवर्स का था। कितना था पहले? मतलब 1.5 दिन। और अब पूरे वीक में कितने हो गए? 2 दिन का रेस्ट है। उसके बाद नाइट लैंडिंग अगर करवा रहे हो तो आई थिंक एक या दो से ज्यादा नाइट लैंडिंग आप नहीं, क्योंकि जो हमारी बॉडी का सिकार्डियन रिदम है ना, सिकार्डियन रिदम, बॉडी नेचुरल सिस्टम के हिसाब से चलती है ना। रात को 1-2 बजे तो नेचुरली होता है कि नींद बहुत ज्यादा भारी आती है, बोलो या सुनो, तो उससे ना जो एक्सीडेंट होने के, ये हमारी बॉडी स्लो वर्क करती है, माइंड स्लो वर्क करता है। तो नए रेगुलेशंस आई थी कि एक पायलट को आपको 48 आवर मिनिमम एक वीक में रेस्ट देना ही पड़ेगा। नाइट लैंडिंग सिर्फ 2 ही है, 2 से ज्यादा आप उससे नहीं करवा सकते, और सारे रूल्स है थोड़े से। तो इन्होंने उन रूल्स को देखा नहीं और अपनी फ्लाइट्स पहले ही शो कर दी कि हम ये फ्लाइट्स कर रहे हैं, लोगों ने बुकिंग कर ली। बाद में जब उन्होंने बोला कि अब पायलट पायलट कहता है नए रूल्स के मुताबिक मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, यू कैन नॉट टेक मी टू ऑपरेट द फ्लाइट। तो उसने बोला हाउ कैन आई फ्लाइट, मैं तो डीजीसी के रूल्स की वायलेशन हो जाएगी तो कितना बड़ा मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और ऊपर से आपके ऊपर भी फाइन लगेगा। तो उन्होंने बोला हमारे पास क्रू शॉर्टेज हो गई, नए रूल्स को हमने वो ध्यान से देखा नहीं, तो अल्टीमेटली उनको सारी कैंसिल करने, दोबारा शेड्यूल बनाना पड़ा। इसलिए हुआ था सारा काम। समझ में आई बात या नहीं? ये सारी चीजें हुई थी। उसके बाद आपको पता है कि नई गैलेक्सी आ गई है, अलकनंदा देखने को मिली है। इंडिया की एक एस्ट्रोफिजिस्ट है, ठीक है, जिसका नाम है क्या नाम है इनका, जैन है कोई, राशि जैन, ठीक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप कल कराऊंगा इसको मैं, ठीक है। अलकनंदा जो मिली है वो बाद में बताता हूँ। उसके बाद ये एडिटोरियल आप, इंडिया में आर एंड डी बहुत कम है, सबसे ज्यादा आर एंड डी इसराइल में है। कहाँ है सबसे ज्यादा? पेटेंट सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो आप देखिए बहुत अच्छा है ये पेटेंट्स, क्योंकि आर एंड डी इंडिया में क्यों कम है, कितनी है, ये सब हम डिस्कस करेंगे, छोटा सा है ये। देन क्रिसमस के ऊपर मोदी जी ने जाके पार्टिसिपेट करा क्रिसमस सर्विस के ऊपर, बट आरएसएस वाले जाके हर मॉल्स में जाके तोड़ फोड़ वैंडलिज्म और ये वो, कोई क्रिसमस नहीं। और मोदी जी जाके क्या कर रहे हैं, मेरी क्रिसमस, ठीक है, और ये आरएसएस वाले तोड़ फोड़ करे, वैंडलिज्म, द लॉस्ट मैसेज। तो ये एडिटोरियल आप पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, आई विल सेंड यू। वेनेजुला के ऊपर जो ये यूएसए कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है ये भी हम देखेंगे। ये भी बहुत अच्छा आया था, गैप्स इन रेगुलेटिंग डिजिटल कैंपेन्स। अब ये तो आज अभी नहीं हो सकता, ऑलरेडी टाइम बहुत हो चुका है। तो फिर यहीं तक के लिए आज के लिए रुकेंगे हम, तो कल करेंगे जी, है ना? कल हम इसको करंट अफेयर्स तो करेंगे, बट कल लॉ भी करेंगे हम, है ना? चलिए, ठीक है, सुमायरा, जसप्रीत, कामाक्षी, जैस्मीन, फुलजोत, सुखप्रीत, अंशुल, वर्मा, ओके जी, बाय।